बात होती है हेल पैराडाइज सीजन 2 की। तो अब सागिरी और उसके साथियों को ये पता चल चुका है कि ह्यूमंस के लिए एलिक्सिर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता और यहाँ टाओ का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गाबीमारू भी अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। तो क्या अब सागिरी और गाबीमारू दोबारा मिल पाएंगे? क्या सागिरी उसे याद दिला पाएगी? क्या आखिर वो क्या करने आए यहाँ पे? या गाबीमारू को कुछ भी याद वापस आएगा? तो चलिए देखते हैं इस सीजन में आगे क्या होता है। यहाँ कुछ लोग यामाडा क्लैन के मेंबर जीका से पैराडाइज के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से वापस आ गया है, लेकिन जीका किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा। तो सबको बताता है कि जैसे हम आर्मी कमांडर के ऑर्डर पर एलिक्सिर लेने गए थे, वैसे शोर तक पहुँचने से पहले कुछ क्रिमिनल्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था। जिस क्रिमिनल्स को मैं इंचार्ज था, चोबे ने उसे मार दिया और जब मैं वापस आने का सोच रहा था, सोशिन ने मुझे वापस नहीं आने दिया। सब हैरान हो जाते हैं कि जहाँ 60 से ज़्यादा लोग वापस नहीं आ सकते, वहाँ से तू कैसे आ गया? जीका कहता है कि मुझे अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्रिमिनल्स के घर वालों को उनकी डेथ के बारे में बताना था, इसलिए मैं किसी तरीके से वापस आ गया हूँ। वो कुछ भी सही से बता नहीं रहा था और उन्हें आइलैंड से दूर रहने को कहता है। वो आइलैंड इस दुनिया की नहीं है कि जो भी वहाँ जाएगा वो एक नंबर का बेवकूफ़ होगा। लोग गुस्सा हो जाता है और क्या कहता है कि तू हमारे कमांडर को बेवकूफ़ कह रहा है। अब जीका के साथ ही अपना सर झुकाकर माफ़ी मांगती है, लेकिन एक आदमी मानने को तैयार नहीं है। दूसरा उसे समझाता है कि जिसने तेरे सामने सर झुकाएगी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आर्मी कमांडर एक ऑर्डर देता है कि यामाडा क्लैन के लोग पैराडाइज जाकर सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे। जो मेंबर सेलेक्ट होंगे वो शुगन डिसाइड करेगा। यामाडा क्लैन के मेंबर जाने लगते हैं। जीका कहते हैं कि ये समुराई सिर्फ प्यादे हैं जिनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। शुगन उसे डांटता और जीका माफ़ी मांग लेता है। शुगन कहता है कि मैं अब एजेंट की जगह इंचार्ज हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसकी एब्सेंस में सब कुछ बिगड़ जाए। जीका कहते हैं कि तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, कि अब बताओ इस बार किन क्रिमिनल्स को लेकर जा रहे हो? शुगन बोलते हैं कि इस बार हम इवागाकुरे के शिनोबी भेज रहे हैं। जब वो लोग नए मेंबर्स को सेलेक्ट कर रहे थे, इवागाकुरे के मेंबर्स ने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया, इसलिए आर्मी कमांडर ने वहाँ मौजूद शिनोबी को सेलेक्ट कर लिया और इवा के चीफ ने भी हाँ कर दिया क्योंकि उन्हें आइलैंड पर कुछ इंपॉर्टेंट रह गया उनका सामान। शुगन कहता है कि जीका तुम भी साथ चल रहे हो, तैयारी कर लो। जीका कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा। शुगन कहते हैं कि जीका, आइजन ने कहा था कि वो दूसरे दिन रिपोर्ट भेजेगा, आज तीसरा दिन है और ये सिर्फ आइजन की बात नहीं है, तामियाकी, शोसागिरी और बाकी सबकी भी मुझे चिंता है। मैं उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकता हूँ। हम आइलैंड पर जाकर मिशन जल्दी कंप्लीट करेंगे। एक आदमी कहते हैं कि जीका वो चीज़ क्या करी जो तुम साथ लाए हो? जीका अपने साथ पैराडाइज आइलैंड का एक मॉन्स्टर मार के लाया था ताकि सबको दिखा कर सके कि आइलैंड कितना खतरनाक है, लेकिन उसका मौका ही नहीं मिला। शुगन लाइफ की वेव्स महसूस करता है। वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से मर चुका है। हमने अपनी रिपोर्ट दे दिया। प्लान के हिसाब से कल हम चारों आइलैंड पर जाएंगे और इस बार सिर्फ हम अपनी स्ट्रेंथ की वजह से चुने गए हैं। मिशन जल्दी कंप्लीट करेंगे और जीका भी हमारे साथ चलेगा। रियन को देखते हैं। टाओ एक तरफ से लाइफ ही है और अगर टाओ यूज़ करोगे तो लाइफ कंज्यूम होती है। ज़्यादा क्वांटिटी में टाओ यूज़ करोगे तो बॉडी और सोल पे इफेक्ट होती है। केयरटेकर बताता है कि बॉडी और सोल दो अलग चीज़ें नहीं होती। रियन बोलता है कि वो दोनों टाओ के ही फॉर्म्स है। अब वो यहाँ आगे रियन को मना करता है और कहता है क्योंकि उसने वादा किया था कि वो ऐसी बातें नहीं करेगा। अब पार्टी वाला माहौल है। टाओवा कहती है कि तुम्हें वो कैसा लगा? वाटर के ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करने से और ब्रीडिंग स्टाइल को स्टडी करने से कोई भी अपने 2 इन और 250 को ट्रेन कर सकता है। म्यूजिक से मेडिटेशन बढ़ता है। वो रूम जहाँ कोई एक टेक्निक पर फोकस कर सकता है। ये बहुत बेकार है। मेरे हिसाब से 2 चीज़ों के बीच रहना सबसे बेस्ट है, जैसे मैं करता हूँ। टाओ की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग लाइफ के हिसाब से डिफरेंट होती है। अब दूसरे के साथ ज्वाइन करने से नई स्ट्रेंथ बाहर आ जाती है। वो मुंह में नया एलिक्सिर रखकर दूसरी लड़की को दे देती है, लेकिन ग्लोइंग स्टफ डालना भूल जाती है। अब सागिरी और उसके साथियों ने अपने साथी को दफना दिया है। सागिरी कहती है कि हम टेंसी के कैसल में, यहाँ एक जगह नहीं रुकना चाहिए, गेट से बाहर निकल जाना चाहिए। सब एग्री करते हैं और सागिरी कहती है कि हमारा गोल है गाबीमारू और सेत्सुना को ढूंढना। गाबीमारू का टारगेट एलिक्सिर है, इसलिए वो कैसल तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। मेरे हिसाब से गेट के बाहर मिलना सही रहेगा। हिरुज़ो कहते कि रुको, क्या उससे मिलना जरूरी भी है? यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं है, टेंसी भी है जो बहुत खतरनाक है, इसलिए यहाँ से जल्दी निकलना सही रहेगा। सागिरी कहती कि नहीं, हम उनसे जरूर मिलेंगे। तुम ऐसे एक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि यहाँ एलिक्सिर नहीं है। तुम चाहती हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी कमांडर के सामने तुम्हारी साइड ले क्योंकि तुम खाली हाथ जाओगे। पर तुम चिंता मत करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम साथ में बाहर चले। मेरे हिसाब से हम सबको इकट्ठा बाहर जाना चाहिए, जिसमें गाबीमारू भी आता है। हिरुज़ो बोलती है कि मुझे लगता है कि गाबीमारू यहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुका है क्योंकि गेट के पास एक एरिया ऑलरेडी जला हुआ था। सिर्फ वही ये सब कर सकता है। तो सागिरी के प्लान पर एग्री करती है और कहती है कि जब हम उससे मिलेंगे उसे उसकी वाइफ के बारे में क्या बताएंगे। गाबीमारू अपने साथियों के साथ कैसल की तरफ जा रहा है और सेत्सुना रास्ते में बता रही है। गाबीमारू सोचता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मेमोरीज वापस नहीं है। जो सब इन्होंने बताया उससे पता चल गया कि मेरा मिशन बेकार है, तो मैं इस मिशन पर आया ही क्यों? क्या सिर्फ मैं ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ या यहाँ आने की कोई और रीज़न है? आखिर मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा? अब फूजी कहता है कि तुम ठीक तो, और गाबीमारू हाँ बोलता है। तभी 2 लोग आ जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि हम सेम टीम में, और अचानक गाबीमारू पर हमला कर देते हैं। फूजी कहता है कि हमें साथ मिलकर लड़ना चाहिए। गाबीमारू पहले की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है।
वो कहते हैं कि साथ मिलकर लड़ना पॉइंटलेस है। सेत्सुना कहती है कि उसमें टाओ बहुत बड़ी है। वो गाबेमारू को उठाकर नीचे पटक देता है और कहता है कि मैं भी इससे मिलकर लड़ने में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दूसरा हैरान है कि उसने खुद को हील कैसे कर लिया। गाबेमारू उस पर हमला करता है और वो उसकी लात पकड़कर नीचे पटक देता है। गाबेमारू कहता है कि मैं इसे पूरा तोड़ दूंगा। वो उसके ब्रेन को टारगेट करता है और आंखों पर हमला करता है। वो उसे लात मारता है और गाबेमारू बाइट करके उसकी लात को मांस उखाड़ लेता है उसकी लात का। वो अपनी आंखें हील कर लेता है। गाबेमारू उसका हर वाइटल पॉइंट पर हमला कर रहा है, किसी भी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। सबको लग रहा है कि दो बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं। गाबेमारू कहता है कि मुझे इसे अब तक तोड़ना चाहिए था, जब तक कि मूव करना बंद न करे मैं तब तक मारता रहूंगा। वो फिर से हील कर लेता है और लात मारकर जमीन तोड़ देता है। वो कहता है कि तुम पहले से स्ट्रांग लग रहे हो, इसलिए मैंने थोड़ी मार खा ली है, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकले। सेत्सुना बताती है कि गाबेमारू की टाओ में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे मैं फोकस कर लूँ फिर भी वो फीलिंग नहीं जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। टाओ के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इंपॉर्टेंट है। वीक स्ट्रॉन्ग का सीड है, लेकिन गाबेमारू में स्ट्रॉन्ग का कोई सीड ही नहीं है, मतलब वो कुछ इंपॉर्टेंट खो चुका है। अब वो कहता है कि तुम सबको खत्म कर दो। दूसरे को पता चलता है कि ये दोनों भाई है। दूसरा सबसे पहले अपने साथी पर हमला करता है क्योंकि उसके पास एक हाथ नहीं है। उसे लगता है कि उसे हराना आसान होगा। वो अपने हाथ से उसकी तलवार पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझ पर सबसे पहले इसलिए हमला किया क्योंकि तुम्हें लगता है मैं सबसे कमजोर हूँ। गुस्सा हो जाता है और तलवार छीन के बहुत जोरदार मारता है उसको और फिर तलवार वापस देकर कहता है कि अब मैं तेरे साथ बिना तलवार के लड़ूंगा। दूसरा उसे रोकता है और कहता है कि वो उसे चुप रहने को कहता है। वो समझ जाता है कि सामने वाला बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वो उसके रिफ्लेक्सेस उसके अगेंस्ट यूज़ करने की सोचता है और हमला कर देता है। वो उसे मौका देता है, फिर से हमला करता है और वो अपने पैरों से उसकी तलवार रोक लेता है। वो कहता है कि तुमने बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज़ अभी बहुत कम है और तुम्हारी टेक्निक्स बहुत स्लो हैं। वो उसे मारना शुरू कर देता है और कहते हैं कि तुझे अपनी फॉर्म पर ध्यान देना चाहिए। वो समझ जाता है कि वो फाइटिंग के लिए अपने भाई पर डिपेंडेंट है, उसे ये पसंद नहीं है। वो कहता है कि मेरा भाई चाहे या ना चाहे मैं हमेशा उसे फॉलो करूंगा और जो लोग ग्रुप में लोग रहते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जिन गुंडों के हम लीडर हैं वो बस हमारे प्यादे हैं। मैं उनमें से किसी को अपना साथी नहीं मानता क्योंकि मुझे और मेरे भाई को एक दूसरे के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है। वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सामने वाला हैरान है कि इतने कम टाइम में वो इम्प्रूव कर गया। पहला कहता है कि दूसरे मॉन्स्टर को बुलाओ। दूसरा कहता है कि तुम दूर रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। ये बहुत टफ है पर मैं इसे मार सकता हूँ। टाओ की वजह से मैं मूवमेंट देख सकता हूँ और चाहे जितनी भी चोट लग जाए फिर भी मैं रीजनरेट कर लूँगा। और ऊपर से एक मॉन्स्टर ने कहा था कि मेरी टाओ बहुत पावरफुल है क्योंकि मैं इसे ट्रेन नहीं किया है, तो मुझ पर हावी हो सकता है, पर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। पहला गाबेमारू को ज़मीन पर पटक देता है। गाबेमारू को एहसास होता है कि वो बिना फोकस के नहीं जीत सकता। वो अपनी अजीब फीलिंग को भूलने की कोशिश करता ताकि वो हॉलो बन सके। उसको मास्टर का एक रूल याद आता है कि मरने से पहले एनिमी को सबसे ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करे। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है और आग में जलने लगता है। पहला कहता है कि तुम्हारी आखिरी रास्ता है, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा। लगता है तुम खुद को सैक्रिफाइस करना चाहते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी विश ज़रूर पूरी करूँगा। गाबेमारू अपनी टेक्निक की मदद से उस पर हमला करने लगता है और उसकी रीजनरेशन ज़्यादा तेज़ी से हमला कर रहा है। वो उससे अपने साथ जला रहा है और वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा है। पहला कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मर जाओगे। गाबेमारू बोलता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस मिशन के बारे में कुछ याद नहीं और वैसे भी अगर मैं मर गया तो विलेज से कोई आकर इस मिशन को पूरा कर देगा। हम ग्रुप में ऑपरेट करते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ वर्थलेस होती है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है पर तुम्हारे पास है। जो लोग जीना चाहते हैं वो मुर्दे को नहीं मार सकते। पहले अपने अंदर के सारे टाओ को एक साथ रिलीज करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए उसका भाई है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी फूची ने एक मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया होता है। जो पहला वाला बंदा होता है वो बड़ा भाई, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सब हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर बन चुका है अब। तो उसने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपनी सारी टाओ एक ही साथ रिलीज कर दी है और एक खुद मॉन्स्टर में बदल जाता है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। चोबे बार बार कह रहा है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ। देखते ही देखते वो गाबेमारू पर अटैक करने लगता है और गाबेमारू बचते हुए उस पर आग फेंक देता है, लेकिन चोबे खुद को डिफेंड कर लेता है और एक जोरदार अटैक गाबेमारू के सर पर कर देता है। गाबेमारू और बड़ी मुश्किल से बच पाता है। उसके आगे हम देखते हैं कि चोबे फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गाबेमारू अपने आसपास सब कुछ जला देता है। चोबे दूर हट जाता है और गाबेमारू बड़ी मुश्किल से चोबे का सामना कर रहा है। सीन स्विच होता है और हम चोबे का दिमाग में चल रहे सीन को देखते हैं। वो एक अंधेरी सी जगह पर है और उसके पीछे एक ब्लैक होल दिखता है जिसमें उसे गाबेमारू नजर आ जाता है। वो उस ब्लैक होल पर हमला करता है जबकि असलियत में वो भी गाबेमारू पर हमला कर रहा है। चोबे की मूवमेंट्स काफी ज्यादा तेज है और गाबेमारू खुद को बचा नहीं पा रहा है। तामिया कहते हैं कि गाबेमारू अपनी टाओ यूज नहीं कर रहा। सेत्सुना बोलती है कि वो टाओ यूज करना भूल चुका है। चोबे की टाओ बहुत ज्यादा पावरफुल है इसलिए गाबेमारू नहीं जीत सकता। गाबेमारू भी सोचता है कि मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं जीत सकता, पर अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई दूसरा अगर मेरी जगह ले लेगा। वो चोबे पर हमले करना चाहता है, लेकिन अचानक उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है और वो एक पल के लिए शॉक में चला जाता है। फूजी कहता है कि गाबेमारू को माफ़ी तभी मिलेगी जब वो यहाँ से अमृत लेकर जाएगा और ये बात चोबे के लिए भी उतनी ज़रूरी है। टोमा अपने भाई का मॉन्स्टर फॉर्म में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में वो सोचता है कि आखिर मेरा भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उसे तामिया की बात याद आती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने के लिए खुद फाइट करता है। टोमा अपने भाई को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन चोबे बस गाबेमारू को मारना चाहता है। गाबेमारू भी पहले से बहुत थक चुका है। जैसे ही चोबे गाबेमारू तक पहुंचता है तो वो बीच में आ जाता है उसका भाई और खुद घायल हो जाता है।
जब चोबे को समझ आता है कि उसने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचा दिया जिसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था, तब वो रुक जाता है। टोमा रोते हुए कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए तुम ऐसा बन रहे हो। गाबेमारू इसको एक अच्छा मौका समझता है और फुल पावर में हमला करने जाता है। सेत्सुना उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारी टाओ पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, अगर तुम एक बार और हमला करोगे तो तुम्हारी मौत हो सकती है। लेकिन गाबेमारू ये बात नहीं सुनता। सेत्सुना अपनी टाओ यूज़ करती है और ज़मीन में एक बड़ा सा होल कर देती है और गाबेमारू और चोबे अलग अलग हो जाते हैं। गाबेमारू एक बड़ा सा पत्थर चोबे की तरफ फेंक कर मारता है और चोबे अपने भाई को बचाने के लिए टोमा को सेफ ज़मीन पर पहुंचा देता है और खुद होल में गिर जाता है। गिरते वक्त तो टोमा से कहते हैं कि मेरा इंतजार करता। अपनी पावर यूज़ करने की वजह से सेत्सुना अचानक बड़ी हो जाती है और उसको चेहरे पर कुछ निशान भी बन जाते हैं। तामिया और फूची दोनों अलग अलग रह जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सागिरी और बाकी लोग कैसल के गेट की तरफ जा रहे हैं। उन्हें अलग अलग स्टैचूज दिखते रहते हैं और जिन्हें देखकर वो समझ नहीं पाते कि ये हैं क्या, किसने बनाया है। कोको सोचता है कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे टेंसिन अपने प्रैक्टिस के लिए बनाया। अब आगे चलते चलते सागिरी की टीम गाबेमारू की टीम से मिल जाती है और सागिरी गाबेमारू को घायल देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जो होको होता है वो सेत्सुना को कहता है कि क्या तुम अपनी पावर यूज कर रही हो, और फूची दंग रह जाते हैं कि एक पेड़ का टुकड़ा कैसे बोल रहा है। होको सबका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि सेत्सुना बिल्कुल सेफ है। फूची की टीम ने सोशी को पकड़ रखा और कई मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। होको सोचता है कि 1000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद ये लोग इस आइलैंड को बदल सकते हैं। फूची को पता चलता है कि शियोन मर चुका है। वो उसकी पुरानी यादें याद करके बहुत रोता है। काफी सारे लोग मर चुके हैं और सिर्फ 8 ही लोग बचे हैं। शियोन सबको कैसल से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन सागिरी कहती है कि गाबेमारू अभी चलने की हालत में नहीं है। सेत्सुना की हालत भी खराब है और सागिरी सेत्सुना को गले लगा लेती है। शियोन ने कहा था कि 3 दिन में इतने सारे लोग मर गए, भले ही राजा ने ऑर्डर दिए थे कि ये बहुत खराब है। तामिया कहता है कि हम शुरू से ही एक दूसरे को मारते आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग जिंदा वापस जाएंगे? शियोन कहता है कि मैं तो शुरू से यही चाहता था। तामिया बोलते हैं कि अच्छा फिर बताओ, जो गद्दार तामा खड़ा है हम उसका क्या करें? हमने अभी तक इसे जिंदा क्यों छोड़ रखा है? वो टोमा पर अटैक करने जाता है लेकिन सागिरी उसे रोक लेती है। सेत्सुना नहीं चाहती कि अब हम कोई भी मार पीट करे जब तक वो हम पर हमला नहीं करेगा। सागिरी और तामिया लड़ने का मन बना लेते हैं, लेकिन हिरुज़ु बोलते हैं कि गाबेमारू को तो भूलो मत, उसको अभी ध्यान रखो, उसकी मौत भी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सागिरी आखिर गाबेमारू के साथ हुआ क्या ये पूछती है। तामिया बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लड़ने की जिद कर रहा था इसलिए मैंने इसे धो दिया। शियोन बोलते हैं कि लगता है गाबेमारू ने बहुत ज़्यादा टाओ कंज्यूम कर लिया है, इससे इसकी मौत भी हो सकती है। अब गाबेमारू को होश हो जाता है लेकिन वो भूल चुका है कि ये सारे लोग उसके साथ हैं, इसलिए वो सबके साथ ड्रामा करता है। सागिरी उसके चोट के बारे में पूछती है और गाबेमारू कहता है कि मैं ठीक हूँ। शियोन बोलता है कि तुम्हारी चोट की वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती थी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। गाबेमारू बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं मर गया तो कुछ नहीं होगा। सागिरी को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो याददाश्त भूलने से पहले जीना चाहता था। सागिरी कहती है कि आखिर तुम कौन हो? गाबेमारू बोलता है कि मेरा नाम गाबेमारू द हॉलो है। इसी के साथ वो सागिरी पर अटैक कर देता है लेकिन उसे बचा लिया जाता है। सागिरी कहती है कि गाबेमारू की टाओ में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है, वो गाबेमारू अब नहीं है जिसे मैं जानती थी। शियोन फील करता है कि गाबेमारू की सोल एकदम गायब हो चुकी है। सागिरी बोलती है कि मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। वो धीरे धीरे गाबेमारू की तरफ बढ़ती है और गाबेमारू सोचता है कि क्या मैं इसे मार दूँ, पर इस लड़की को देखकर मैं इतना अजीब क्यों महसूस कर रहा हूँ। सागिरी कहती है क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ क्यों आए थे? किसी और की टाओ जो तुम्हारी टाओ से मैच करती है, हम उसका तुम्हारी मेमोरीज वापस ला सकते हैं सब करके। वो गाबेमारू को टच करने की कोशिश करती है लेकिन वो पीछे हट जाता है। सागिरी कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। सागिरी को पुरानी बातें याद आती है कि जब वो गाबेमारू से पहली बार मिली थी उसने कहा था कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हें सज़ा देने आई हूँ। पर अब सागिरी की गाबेमारू को अपना दोस्त मानती है। गाबेमारू तैयार नहीं होता और इससे गुस्सा होकर सागिरी उसे ज़मीन पर पटक देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। गाबेमारू के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है इसलिए वो सागिरी को हटा नहीं पा रहा। तामिया कहते हैं कि क्या ये लोग बुजुत्सु करने वाले हैं, क्या सीन चल रहा है? सेत्सुना कहता है कि नहीं, पर उससे सिमिलर कुछ तो होगा। सागिरी गाबेमारू के साथ अपनी टाओ ट्रांसफर कर रही है जिससे गाबेमारू धीरे धीरे हील होने लगता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सागिरी और गाबेमारू की टाओ एक दूसरे से कंपैटिबल है। गाबेमारू सोचता है कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, मेरी ताकत वापस आ रही है। सागिरी कहती है कि क्या तुम्हें याद है तुम किसे फिर से देखना चाहते थे? ये सुनते ही गाबेमारू को अपनी वाइफ की याद आ जाती है और वापस नॉर्मल होने लगता है। अब सीन चेंज होता है। चोबे होल से गिरा हुआ दिखता है, गिरने की वजह से उसका हाथ कट जाता है पर वो वापस हील हो जाता है। चोबे सोचता है कि टाओ की वजह से मैं मॉन्स्टर बन गया था और मुझे अपना ख्याल भी नहीं रहा। पावर इतनी शक्तिशाली है पर उसके साथ काफ़ी खतरनाक भी है, अगर मैं इस पर काबू कर लूँ तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। वो अपने भाई को याद कर रहा है तभी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आकर उसे घेर लेते हैं। चोबे उन्हें देखकर एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो उनसे लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और टाओ की प्रैक्टिस भी कर लेगा वो इस बहाने। और वापस सागिरी और बाकी लोगों पर आते हैं। सब लोग एक गुफा में चल रहे हैं। शियोन कहता है कि हम इस गुफा में छुप सकते हैं। तामिया बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक हो। हिरुज़ु बोलते हैं कि वो लोग सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम 5 लोगों ने बड़ी मुश्किल से मिलकर एक को हराया था। शियोन कहता है कि गाबेमारू तुमने भी एक टेंसी को देखा था। गाबेमारू
बोलता है कि हाँ मैं उसे कैसल के गेट पर देखा था। सागिरी खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली तुम्हारी याददाश्त तो वापस आ गई। गाबेमारू कहते हैं कि हाँ और सबसे बड़ी माफ़ी मैं तुमसे मांगूंगा, मैंने अपना सबक सीख लिया है, मुझे टाओ को कंट्रोल करना सीखना होगा। हिरुज़ु बोलते हैं कि इसलिए हमें तुरंत इस आइलैंड से बाहर निकल जाना चाहिए। गाबेमारू कहता है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता, मुझे अपनी वाइफ से मिलने के लिए फ्री होना ज़रूरी है। हिरुज़ु कहती है कि सच तो ये है कि तुम्हारी कोई वाइफ है ही नहीं, ये सब एक गेंजुत्सु था। ईवा की चीफ ने तुम्हारे ऊपर एक गेंजुत्सु किया था। गाबेमारू कहता है कि ये तब पता चलेगा जब हम वापस जाएंगे, अभी मेरा गोल एलिक्सर ऑफ लाइफ अमृत को ढूंढना जिससे मैं अपनी वाइफ से मिल सकूं। सागिरी कहते हैं कि हिरुज़ु अब चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। हिरुज़ु कहती है कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारी वाइफ रियल में एग्जिस्ट करती है। गाबेमारू शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन मेरी वाइफ की आवाज़ थोड़ी पतली है और वो धीमा बोलती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है और जब मैं अपने गार्डन में बैठता हूँ तो वो भी मेरे पास आकर बैठती है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मेरी वाइफ का नाम यूई है, मैं तुम्हें प्रूव नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस आइलैंड से वापस जाकर उसे देखना चाहता हूँ। सागिरी बहुत खुश हो जाती है और तामिया भी गाबेमारू का साथ देने का मन बना लेते हैं। शियोन कहता है कि गाबेमारू के लिए उसकी वाइफ कमजोरी भी और ताकत भी, उसके टाओ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है वाइफ वाला सीन चोबे पर आता है। चोबे ने सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दिया, तभी उसके पीछे रैन आ जाता है। रैन चोबे से पूछता है कि क्या तुमने ही मूडान को मारा है। अब चोबे उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही रैन चोबे पर हमला कर देता है, लेकिन चोबे खुद को हील कर लेता है। रैन चौंक जाता है। सीन स्विच होता है कि हम फूची पर आते हैं। फूची अपने दोस्त की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए वो सोशी को चुपचाप जाने देता है। फूची सागिरी से मिलता है और सागिरी उसे बताती है कि सेत्सुना की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। फूची कहता है कि सेत्सुना एक टेंसी है, मैं खुद उसे अपनी पावर यूज़ करके देखा है, मैंने इसके लिए कुछ दवाइयाँ बना दूंगा जिससे ये ठीक हो जाएगी, पर इसके बदले में सेत्सुना मुझे टेंसी के बारे में सब कुछ बताएगी। हिरुज़ु बोलती है कि सेत्सुना ठीक से बोल नहीं पाती, क्या तुम सच में उसकी भाषा समझ पाओगे। फूची बोलता है कि मैं दूसरे की भाषा समझने में बहुत ज़्यादा सक्षम हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। गाबेमारू शियोन, तामिया, टोमा, नुरुगाई को अपने ऊपर एक साथ अटैक करने को कहता है ताकि वो टाओ की प्रैक्टिस कर सके। तामिया कहता है कि तुम मुझे प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाबेमारू कहते हैं कि टोमा तुम भी अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, मेरी वजह से ही तुम्हारा भाई हमारे साथ नहीं है। शियोन कहता है कि टोमा अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करी तो अगली बारी तुम्हारी होगी और मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तामिया अपनी तलवार तोमा को दे देता है। गाबेमारू चोबे के साथ अपनी लड़ाई को याद करते हुए सोचता है कि मैंने अपनी पूरी टाओ को भरोसा नहीं कर सकता, पर टेंसी को मारने के लिए टाओ बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे सीखना ही होगा कि टाओ का यूज़ कब और कैसे करना है। वो सबको प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए शुक्रिया भी कहता है और तामिया गुस्सा हो जाता है और गाबेमारू पर हमला करने के लिए कूदता है। टोमा भी फुल स्पीड में गाबेमारू पर हमला करता है, लेकिन गाबेमारू उसे आसानी से डॉज कर लेता है। गाबेमारू अपनी आंखें बंद करके टाओ को फील करने की कोशिश करता है और तामिया से बच जाता है। तामिया फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गाबेमारू उसकी टाओ को देखकर उसकी वीकनेस पता लगा लेता है और उसका वीक पॉइंट पर हमला करता है। नुरुगाई और शियोन दोनों गाबेमारू पर हमला करने आते हैं। गाबेमारू सोचता है कि सिर्फ टाओ को मैनिपुलेट करने से मैं टेंसी को नहीं मार पाऊंगा, टेंसी 1000 साल से टाओ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास सुपर ह्यूमन पावर है। नुरुगाई को पकड़ लेता है और उसकी टाओ का यूज़ करके बाकी सब पर हमला कर देता है और सब लोग डर जाते हैं। गाबेमारू कहते हैं कि टेंसी जितनी पावरफुल टाओ से हमला करेंगे मैं उन्हीं की टाओ का यूज़ करके उन्हीं पर हमला कर सकता हूँ। नुरुगाई कहती है कि ऐसे तो हम आसानी से टेंसी को हरा देंगे। गाबेमारू बोलते हैं कि उन्हें हराने के लिए काफ़ी नहीं होगा। शियोन है वो गाबेमारू की प्रोग्रेस देखकर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड है, वो सोचता है कि क्या हम एक क्रिमिनल पर भरोसा कर सकते हैं। शियोन कहता है कि जितना मैंने अभी तक समझा है टाओ भी कई तरह की होती है, हम उन्हें यूज़ करके एक प्लैनेट को मार सकते हैं। टोमा तामिया से हेल्प मांगकर कहते हैं कि प्लीज़ मुझे ट्रेन करो, मुझे अपनी लड़ाई अब खुद लड़नी है। तामिया मना कर देता है और कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता। टोमा अपने लंबे बाल काट देता है और कहता है कि मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करो। और तामिया को बार बार उसने बोला और तामिया मान भी जाता है। टोमा मन में सोचता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए गंदा होने पड़ेगा, पर मैं ये ज़रूर करूँगा, इन्हें मैं बाद में मार सकता हूँ, पहले मुझे अपने भाई को बचाना है। सीन चोबे और रैन पर आता है। रैन लगातार चोबे पर हमला करता है और चोबे टाओ से खुद को हील कर लेता है। चोबे सोचता है कि कहीं ये टेंसी में से कोई एक तो नहीं। रैन कहता है कि तुम इस आइलैंड पर आकर अपनी टाओ को बाटानुआ फ्लावर से मर्ज कर लिया होगा, ये फ्लावर इंसान को टैन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन तुम्हारी टाओ उसके साथ मर्ज हो गई है। वो फिर से चोबे पर हमला करता है और चोबे बड़ी मुश्किल से बच रहा है। चोबे सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, अगर मैं अपनी टाओ को कंट्रोल खो दिया तो मैं फिर से मॉन्स्टर बन जाऊंगा और मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं। तो अपनी टाओ को फ्री कर देता है पर अपने माइंड को कंट्रोल करता रहता है। फिर लगातार रैन पर हमला करता है। रैन शुरू में बच जाता है, पर जैसे ही चोबे अपनी स्पीड बढ़ाता है रैन के लिए रहना वहाँ पे मुश्किल होता है। चोबे सीधा रैन की नाभि पर अटैक करता है और उसे चीर देता है। रैन रीजनरेट करना बंद कर देता है और मर जाता है। चोबे थक चुका और कहता है कि मैं अब सब खत्म हो गया। तब उसके पीछे रैन के कई सारे क्लोन्स दिखते हैं। रैन कहता है कि ये तो बहुत अजीब है, तुमने बैटनवा की टाओ को रिलीज भी कर दिया और तुम पर तुम्हारा कंट्रोल भी है। पहले मैं इसी टेस्ट करना चाहता था, पर अब मुझे इसे खुद फील करना है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ कैसल लेकर जाऊंगा। चोबे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा टाओ यूज करने की वजह से वो होश खोने लगता है। रैन उसे जोरदार पंच मार के बेहोश कर देता है और अपने साथ कैसल ले जाता है। चोबे अपने बचपन को याद करता है कि वो अपने भाई टामा से कहता है कि मैं बिल्कुल भी अपने पापा जैसा नहीं हूँ, मैं जरूर
वापस आऊँगा। वो रोने लगता है और कहता है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ। अंदर उसकी आंख जब खुलती है तो वो होश में आता है। रैन ने उसे अपने कैसल में एक बेड पर बांध दिया है। चोबे कहते हैं कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। रैन अपनी फीमेल फॉर्म में आता है और रैन कहता है कि ये बहुत अजीब है। वो टैनिया फ्लावर ने तुम्हें टैन में बदलने की कोशिश करी और तुम्हारी टाउ से जीत गई। अगर पिछले 1000 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, तुम ही हो जो मेरी रिसर्च को कंप्लीट कर सकता है। वो अपने कपड़े उतार देता है और चोबे के साथ बुजुत्सु करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो चोबे की पावर को समझ सके। रैन कहता है कि टाओ के कई फॉर्म्स होते हैं, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, और बुजुत्सु मतलब जो सेक्स कर रहे हैं उससे ये लोग टाओ को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन बिना दो लोगों की सहमति से बुजुत्सु इफेक्टिव नहीं होता। बताओ तुम्हें क्या पसंद है, हम वैसे ही करेंगे। चोबा तुरंत बैठ जाता और कहता है कि ठीक है, पर पहले तुम बताओ ये आइलैंड आखिरकार है क्या और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। रैन चोबे को सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ सेत्सुना भी फूची को सब कुछ बता रही है। ये पूरा आइलैंड और टेंसी सब कुछ एक इंसान ने बनाया है। वो पहले एक फेमस साधु रहता था जो अमर होने की खोज कर रहा था। टाओइज्म में माना जाता है कि सारी चीज़ें टाओ से बनी हैं। जब वो साधु इस आइलैंड पर आया तो उसे एक तरीका मिल गया जिससे वो टाओ को कंट्रोल कर सकता था। उसने अमर बनने के लिए जिंदा जानवरों और लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्हें टाओ के साथ मिक्स करता था। इसी वजह से टेंसी का जन्म हुआ। टेंसी हम ह्यूमन और प्लांट की टाओ को मिक्स करके बनाए गए हैं। इसी वजह से वो मेल और फीमेल दोनों रूप ले सकते हैं। वो लोग 1000 साल से इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी इंसान बिना टाओ यूज़ किए उनका सामने टिक नहीं सकता। हिरोज़ु कहती है कि अगर ऐसा है तो ये टेंसी अब तक इस आइलैंड पर कर क्या रहे हो, बाहर भी नहीं जा सकते। सेत्सुना कहती है कि टाओइज्म में लोग मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक से अमर बन सकते हैं। इस प्रोसेस को नेटन कहते हैं। पर कुछ लोग अमर होने के लिए एक चीज़ क्रिएट करते हैं, उसे गेटन कहते हैं। टेंसी इसी चीज़ को बनाना चाहता है। हिरोज़ु कहती है क्या सच में ही अमृत बनाया जा सकता है। फूची कहती है कि ये सब अंडर डेवलपमेंट है, पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने टैन नाम की चीज़ बनाई है जो कुछ समय के लिए लाइफ स्पैन बढ़ा देती है। टैन बनने के लिए वो दूसरों की टाओ इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उन लोगों की उम्र टेंसी को मिल जाती है। इसी से वो लोग अब तक जिंदा है। ऐसी बात नहीं कि वो लोग परफेक्ट है। अगर वो अपनी टाओ बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते तो वो भी बेहोश हो जाएंगे या तो उनको मर भी सकते हैं। हिरोज़ु कहते हैं कि उनके पास तो पहले ही बहुत सारा टैन होगा, हम उन्हें कैसे हराएंगे। सेत्सुना कहती है कि मुझे नहीं पता, पर ग्रैंड मास्टर सूफू को पता होगा। तब पता चलता है कि सूफू वही इंसान है जिसने ये आइलैंड और टेंसी को बनाया है। असली में उसका नाम जो फूकू है। उसने क्वीन डायनेस्टी का पहला राजा के नीचे काम किया है। अमर बनने की खोज में उसने अच्छी फैमिली से 3000 बच्चे और 1000 कारीगर इकट्ठे किए और बाद में उन्हें लेकर गायब हो गया। इस बात को 1000 साल हो चुके हैं। हो सकता है वो अभी भी इस आइलैंड पर अपनी रिसर्च कर रहा हो। सीन चोबे और रैन पर आता है। रैन भी उसे सेम बातें बता रहा है। चोबे कहते हैं कि इसका मतलब जितने भी मॉन्स्टर्स आइलैंड पर है वो कभी इंसान थे। रैन कहते हैं कि हाँ, सबको क्रिएट करने का एक पर्पज होता है। होको का काम अमर हुए लोगों की लाइफस्टाइल देखना है। सोशिन का काम होको का टाइज्म सिखाना था। हमें भी ग्रैंड मास्टर ने अपनी टाओ और फूलों की टाओ से मिलकर ही बनाया। चोबे कहता है कि क्या ये सब इतना आसान है। रैन कहते हैं नहीं, टाओ हमारी लाइफ के साथ दुनिया की सारी चीज़ों का सोर्स है। जो अगरबत्ती तुम देख रहे हो वो और उसकी स्मेल दोनों टाओ के अलग अलग फॉर्म्स है। अगर हम टाओ को कंट्रोल कर सकते हैं इसका मतलब नेचर के लॉस को भी कंट्रोल कर पाएंगे। पर बेजान चीज़ें की टाओ को कंट्रोल करना ईजी है लेकिन लाइफ को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसलिए मुझे तुम्हारी टाओ चाहिए, मुझे उस पर रिसर्च करना है। चोबे कहते हैं कि अच्छा, इसके बाद तुम इस आइलैंड के सभी लोगों को अमृत में बदल दोगे। रैन कहते हैं सिर्फ इस आइलैंड पर नहीं बल्कि दुनिया के सभी लोगों को हम अमृत में बदल देंगे। बस हमें परफेक्ट टैन की ज़रूरत है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारे साथ काम करने का मौका भी देंगे तुम्हें और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। चोबे सोचता और कहता है कि मैं रैन को अभी नहीं हरा सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। इसलिए मेरे पास अभी एक ही स्मार्ट चॉइस है, बाद में टोमा को बचा लूंगा। तो बुजुत्सु के लिए रेडी हो जाता है और खुद रैन के ऊपर आ जाता है और दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। वो वापस फूची और बाकी लोगों पर आते हैं और सेत्सुना की तबीयत खराब हो जाती है। उसके एक हाथ पर लकड़ी जैसा पैटर्न आ रहा है। सेत्सुना कहती है कि मैं पूरी तरह परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए जब भी मैं टाओ यूज़ करती हूँ मेरे साथ ऐसा हो जाता है। हिरोज़ु कहती है कि तुम भी वैसे ही कर लो ना जैसे हमने गाबीमारू को हील करा था। सेत्सुना कहती है कि उसके लिए टाओ बहुत कम है। रैन ने मुझ पर हमला किया था जिसकी वजह से मेरी टाओ बहुत कम हो गई है। मैं और रैन पहले टेंसी थे जिन्हें जोफुकू ने बनाया था, लेकिन बाद में रैन बदल गया और उसने गेटन के लिए लोगों को मारना शुरू कर दिया और मैं उसे रोक नहीं पाई, इसलिए मैं होराई से भाग गई। हुगो कहते कि अब समझ गया तुम वहाँ क्यों नहीं मिली। सेत्सुना की हालत और ख़राब हो रही है और हुगो कहते कि तुम मेरा टाओ यूज़ कर लो। टेंसी का टाओ पर पूरा कंट्रोल होता है, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, यही मेरे पापों की सज़ा है। फूजी कहते हैं कि तुम कौन से पाप कर चुके हो। हुगो कहते हैं कि मैं सेत्सुना से 100 साल पहले मिला था, मेरी भी एक फैमिली थी, पर धीरे धीरे वो लोग पेड़ बन गए और एक टाइम के बाद मेरी भी यादें हट गई। और फिर एक दिन मुझे मिली सेत्सुना और उसकी बेटी की एज ऑलमोस्ट सेम थी। मुझे पता था सेत्सुना अलग है और वो आइलैंड से बाहर जाना चाहती है, पर फिर भी मैं उसे इस आइलैंड पर रखा, यही मेरी सबसे बड़ा गुनाह है। मैं तुम्हें यहाँ पर फंसा कर रखा और तुम्हारे साथ फैमिली खेलता रहा, अब भी मेरी पापों की सज़ा है। सेत्सुना रोते हुए उसके पास आती है और कहती है कि नहीं, ये सब झूठ है, तुम ही मेरी असली फैमिली हो, तुमने एक अच्छे पापा की तरह मेरा ख्याल रखा है। वो होको की टाओ एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस एक बच्ची बन जाती है। होको पूरी तरह लकड़ी में बदल जाता है और टामिया रोने लगता है क्योंकि उसे जवान सेत्सुना को अपने कंधों पर बैठाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब फूची टोमा की नाक की पत्ती को हटा देता है, उसकी घाव ठीक हो गए और टामा शुक्रिया कहता है। और अब सेत्सुना को फील होता है कि यहाँ पर हमारे अलावा भी लोग आ चुके हैं, मतलब मेन आइलैंड से फाइनली बाकी लोग भी यहाँ आ चुके होते हैं।
तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शिप का सीन दिखाया जाता है। आपको याद होगा कि शुगन और जीका दोनों वापस आइलैंड पे जाने वाले थे। हमें बताया जाता है कि 2 दिन अब हो चुके हैं और कोई भी एलेक्सर लेकर वापस नहीं आया है, जिस वजह से शोगुन आटे ने कुछ लोगों को चूज किया था। यहाँ पे यामाडा एसमन है, उनके साथ इवागाकुरा के निंजास भी हैं, उसके साथ उनके 50 सबऑर्डिनेट्स भी है। शुगन पूछता है क्या तुम इतने सारे लोगों को संभाल भी पाओगे। अब शुगन के साथ जीका तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे अनरैंक्ड लोग हैं, लेकिन ये काफ़ी काबिल भी है। ये 2 स्टूडेंट्स हैं, यामाडा एसमन कियोमारे जो छोटा है इसलिए इसको कोई रैंक नहीं मिली, और दूसरा है यामाडा एसमन इजुरु। ये वुमेन है लेकिन काफ़ी पावरफुल और कमाल की फाइटर है, मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर रह चुकी है। कियो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है। वो अपनी ब्लेड निकालकर एक निंजा का मास्क काट देता है। इजुरु गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो किसी भी इंसान के साथ। निंजास के ऊपर तलवार उठाना बहुत बुरी बात है, अपनी तलवार अंदर रखो। कियो कहता है कि तुम भी। एक ईवा निंजा कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक उंगली उठा दीजिए, हम इस चीज़ को सॉल्व कर देंगे। कियो कहता है कि ठीक है, प्रूव करके दिखाओ कि तुम अच्छे निंजा हो। वो निंजा आगे बढ़ता और अपने ही गले में तलवार मारकर अपनी जान दे देता है। लिटरली भाई मर जाता है। पीछे से एक और निंजा लड़की आ जाती है। वो लोग बताते हैं कि इनका रिजॉल्व कितना पावरफुल है, इनका सिर्फ एक मकसद है शोगुन आटे की रिस्पेक्ट करना और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहना। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। इन सब लोगों को एक मिशन दिया गया है, आइलैंड में इन्फिल्ट्रेट करना और गाबीमारू को जान से मार देना, यही इनका एक पर्पज़ है। शुगन कहता है कि मैं क्रिमिनल से नफरत करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आइलैंड पे पहुँच गए मैं वहीं किसी क्रिमिनल को छोड़ूंगा नहीं। वो इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। ये लोग फाइनली आइलैंड पे आ जाते हैं और आइलैंड पे आते ही इनका सामना कुछ सोशी से होता है जिनमें दिमाग नहीं होता। दूसरी तरफ गाबेमारू और सागिरी का सीन है। गाबेमारू कहता है कि शुगन हमारा दोस्त है या दुश्मन। सागिरी कहती है कि वो हमारा दोस्त है, वो सारे एसमन में सबसे स्किल्ड है और फर्स्ट क्लास माना जाता है। शियोन बताता है मैं शुगन के साथ ट्रेनिंग करता था, वो और चीज़ें सिखाना चाहता था, इवन जो मेरे वेव्स वाला कॉन्सेप्ट है उसका नाम उसी ने दिया था। शुगन अपनी तलवार इजुजू को दे देता है और हाथों से लड़ना शुरू कर देता है। वो उस तलवार की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। शुगन याद करता है कि हर इंसान के वाइटल पॉइंट्स उसकी बॉडी में ही होते हैं और उन वाइटल पॉइंट्स को अटैक करके हम किसी को भी हरा सकते हैं। ये चीज़ उसने फूची से सीखी थी। वेव्स को परख के पता लगा सकते हैं कि कौन कितना पावरफुल और किसका कितना पावरफुल पार्ट है। नुरुगाई खुश हो जाती है और कहती है कि इतना ताकतवर और हमारी साइड है, कितनी कमाल की बात है। युरुजू भी कहती है कि मैं शुगन को पहले से ही जानती हूँ, काफ़ी ताकतवर है। सागिरी कहती है कि उसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ वो कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सिल्वर सर्पर क्लैन का बॉस पकड़ा गया और वो फेमस याकुजा था। जब उसके साथियों के बारे में पूछा गया वो नहीं बता रहा था। ऑफिशियल्स ने हार मान ली थी। तब शुगन आया, उसने एक बंदे जो याकुजा का गैंग में पकड़ा गया था बॉस के सामने उसकी गर्दन काट दिया। फिर धीरे धीरे 20 के 20 बंदों को ढूंढकर जान से मार दिया। इस वजह से शोगुन आटे के सामने उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उससे फेमस ब्लेड मिली है, फुटुसुनो नाटिमा ऐसा कुछ करके नाम है। शियोन कहते हैं कि क्या बात है, सुनने में तो काफी कमाल का बंदा लग रहा है। सागिरी कहती है वो कमाल का है और इतना बुरा भी नहीं है। फूजी कहता है कि हाँ तुम्हें तो लगेगा ही क्योंकि वो सागिरी का पहला प्यार है। सागिरी शर्माने लगती। अब नुरुगा और युजुरु इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि तुम उससे शादी करना चाहती हो। सागिरी कहती कि नहीं, जब मैं बच्ची थी बस उसे पसंद करती थी, उसी की वजह से आज मैं रैंक डैसमैन बन पाई हूँ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शुगन ने रिक्वेस्ट की थी सागिरी की स्किल्स को एक्नॉलेज किया जाए और उसको रैंक दी जाए। अब शियोन के बारे में एक बात बताई जाती है। शियोन कहता है कि तुमसे एक गलती हो गई, जो स्टोरी तुमने बताई वो सही है कि उसने 20 लोगों को मार दिया, लेकिन सिर्फ याकुजा के मेंबर्स नहीं थे वो। शुगन ने पूरा क्लैन खत्म कर दिया था, उनकी फैमिलीज, बुढ़े, बच्चे सबको मार दिया। तकरीबन 100 लोगों को मार दिया। इवन उस बॉस के बच्चे की टांग काटी हुई लेकर आया था और बॉस डर गया था कि तुम बच्चों को तो छोड़ सकते थे। शुगन की आइडियोलॉजी है कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चे बड़े होते हैं वैसे ही वो चीज़ें सीखते हैं। अगर ये बॉस मर भी गया तो बच्चे यही बिजनेस संभालेंगे। अब वो इसलिए उसने बॉस को भी मार दिया था। शियोन कहता है कि अगर वो इस आइलैंड पे आ गया तो किसी भी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेगा। यह गलत फहमी तो अपने दिमाग से निकाल दो। शुगन देखता है कि सामने आइजन की लाश पड़ी है, आधी कटी हुई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शुगन बहुत छोटा है और आइजन ही उसे लेकर आया था इस क्लैन में। शुगन के पेरेंट्स मार दिए गए थे जब वो छोटा था। शुगन कहता है कि तुम मेरे माँ बाप के कातिल को ढूंढ नहीं पाए। आइजन की आइडियोलॉजी थी कि तुम यहाँ लोगों की गर्दन काट देते हो लेकिन उसके लिए अपनी ब्लेड शार्प रखते हो ताकि पेन ना हो। लेकिन मैं होता तो अपनी ब्लेड चिप कर देता, एक बार में नहीं 3-4 बार में गर्दन काटता ताकि सफरिंग हो। आइजन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो जब भी तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारी ब्लेड शार्प करता रहूँगा, एक दिन तुम्हें खूबसूरत चीज़ समझ आएगी। अब प्रेजेंट में शुगन आइजन को देखकर बुरी तरह रोने लगता है। इसुजू कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें अपना मिशन पर ध्यान देना है। शुगन कहते हैं ठीक है, पहले रिचुअल्स करने होंगे मेरे को। वो बैठकर प्रेयर्स करने लगते हैं और पूरा अंतिम क्रियाक्रम कर देता है। अब अचानक पीछे से जब प्रेयर चली रही थी एक जाली उड़ती हुई आती है और वहाँ पे सोशी आ जाते हैं। इनके ऊपर एक इंटेलिजेंट क्रिएचर बैठा हुआ होता है। सोशी आगते हैं और शुगन की तरफ जाली फेंकते हैं। इसुजू और कियो जाली काट कर रख देते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि शुगन अभी प्रेयर्स कर रहा है और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। निंजाज काफ़ी कमाल के होते हैं, साथ मिलकर अटैक करते हैं। ईवा निंजा की लड़की कहती है कि आसमान काफ़ी स्किल्ड होते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें तो निंजास उनसे आगे निकल जाते हैं, नंबर्स में कम रहते हैं।
प्रेयर कंप्लीट हो जाती है और मॉन्स्टर शुगन की तरफ बढ़ता है तो उसे काट पीट कर रख देते हैं। वो जानबूझ के अपनी ब्लेड चिप कर देता है ताकि मॉन्स्टर को दुनिया भर का पेन हो। इंटेलिजेंट क्रिएचर सामने आता है, वो कहता है कि जो भी बात करनी है 10C से जाकर कर लेना। शुगन उससे काट के पीट कर रख देता है अच्छे से। उसके ऊपर पोर्शन थोड़ा बचा है, वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था। शुगन जीका पर गुस्सा होता है और कहता है कि जीका भले ही तू उससे बड़ा है लेकिन अपनी ब्लेड बाहर निकाल के रख और लड़ने के लिए रेडी रहे। फिर उसे एहसास होता है कि उसने गलती की और वो माफ़ी मांगता है। ईवा निंजा कहता है कि आप ये सब रहने दीजिए, पूछताछ का काम हम टॉर्चर करके पूछ लेंगे। इन लोगों को एक रास्ता पता चल जाता है बाहर निकलने का। डेंस फॉग की वजह से फील तो कर पा रहे हैं कि कोई आइलैंड पे आया है लेकिन पता नहीं कौन है। शियोन कहते हैं कि हमें 2 ग्रुप्स में बांट जाना चाहिए और एक ग्रुप एस्केप रूट सिक्योर करेगी, दूसरा ग्रुप एलिक्सर ढूंढने जाएगी। हिरोज़ू एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैं एस्केप वाली टीम में जाऊंगी। काबिमारू कहते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, एस्केप रूट सिक्योर करना है और उसके लिए होराई से होके गुजरना पड़ेगा। शियोन बताता है कि टाओ के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे सामने वाले के टाओ कमज़ोर कर सकते हैं और अपना मजबूत कर सकते हैं। हिरोज़ू कहती है कि इस चीज़ का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, इतना डेंजरस और हम एनिमी के बेस में, हमें जल्दी आइलैंड छोड़कर जाना चाहिए। शियोन कहता है कि बिल्कुल सही कहा, मैं कोई उनका नहीं हूँ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, हमारी कोई बॉन्ड नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये लोग आइलैंड के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और शियोन कहता है अब तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से जाता हूँ। वो अंदर जाने लगता है और फिर रुक कर कहती है लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन सारे लोग शियोन का साथ आ रहे हैं। नुरुगाई कहती है कि हम इतने समय से साथ है, साथ ही रहेंगे। हिरोज़ू कहती है कि अगर घर जाना ही है सबको तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नुरुगाई शियोन को मारने लगती है और कहती है कि आप हमें छोड़ के जाने वाले थे और वो रोने लगती है। हिरोज़ू कहती है कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड में सिर्फ एक क्रिमिनल को छूट मिलेगी। काबिमारू कहती है कि कोई बात नहीं, जब वापस जा रहे होंगे शिप में इसका फैसला तब कर लेंगे लड़ाई करके। अब हमें एक केव का सीन दिखता है जहाँ फूजी बैठा होता है। वो कहता है कि ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हमें सावधानी से काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एलिक्सर ऑफ लाइफ हासिल करना होगा और उसके बाद हमें इस आइलैंड से जिंदा बाहर निकलना है। तामिया कहते हैं कि लेकिन निकलेंगे कैसे? फूजी कहते हैं कि सेत्सुना को रास्ता पता ही होगा। होराई चाइना के एपिंग प्लेस की तरह बना है जो पहले एम्परर के लिए बनाया गया था। इसी जगह एलिक्सर कंप्लीट किया जाता है। इसका मतलब यहाँ से आना जाना इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन समुद्र में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और वो काफ़ी खतरनाक है। और अगर हम छोटी बोट में निकलते हैं तो वो हमारी वाट लगा देंगे क्योंकि पानी के अंदर के मॉन्स्टर से लड़ना काफ़ी मुश्किल है, चाहे कितने भी अच्छे स्वॉर्ड्समैन क्यों ना हो। नुरुगाई को बातें याद आती है क्योंकि उसने उन मॉन्स्टर से लड़ाई करी, अपने एक दोस्त को भी खो रखा है। हिरोज़ू बोलती है कि वो 10C से तो कमज़ोरी होंगे या उनसे कम डेंजरस तो होंगे ही। फूची कहते हैं कि होराई में सुलीसी गेट है, वाटर गेट, जो शिप्स वहाँ से जाती है मॉन्स्टर उन पर अटैक नहीं करते, उन्हें ऐसे ही ट्रेन किया गया था। शियोन कहता है कि मैंने भी ये प्रेजेंस काफ़ी बार फील करी है। सागिरी कहती है कि एलिक्सर है कहाँ पे, क्या सेत्सुना को पता है? सेत्सुना बोलती है कि रैन की रिसर्च लैब में है। शियोन बोलता है कि वो एनिमी टेरिटरी में है, बिल्कुल अंदर, हमें वहाँ जाना होगा। ऐसे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन चलो जितना हो सके उतना प्रिपेयर कर लेते हैं खुद को। वो गाबेमारू और हिरोज़ू को चूज़ करता है क्योंकि इन्हें स्टेल्थ टेक्निक आती है, मतलब अपने आप को छुपाना। हिरोज़ू टीचर बन जाती है, उसने ग्लासेस लगा रखे हैं। वो सिखाने लगती है कि अपने टाव को मैनिपुलेट करके अपनी प्रेजेंस छुपा सकते हो। कहती है कि अपने टाव को छुपाने से हम अपनी एग्जिस्टेंस को भी छुपा सकते हैं। वो गायब हो जाती है और सब हैरान हो जाते हैं। इसके लिए फुल कंसंट्रेशन चाहिए, जैसे तुम कुछ बोलोगे वैसे ये टेक्निक रीएक्टिवेट हो जाएगी। ये टेक्निक 10C के खिलाफ भी काम करती है, अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हारी काफ़ी काम आने वाली है चीज़। गाबेमारू भी सिखाने लगता है, उसने भी सेम ग्लासेस पहने। वो बताता है कि टाव यूज़ करके फिजिकली अपने आप को तोड़ मरोड़ सकते हो और ओपोनेंट की टाव को उनको खिलाफ यूज़ कर सकते हो। वो अपना नेक डिसलोकेट कर लेता है और सब हैरान हो जाते हैं कि वो ऐसा भी कर सकता है। गाबेमारू कहते हैं कि जो ऐसा नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, हमें विलेज में ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। वो अपने शोल्डर और दूसरे पार्ट्स भी डिसलोकेट करके दिखाता है। हिरोज़ू कंटिन्यूसली उन्हें छेड़ने की कोशिश करती है और साथ में कहती है कि अपना कंसंट्रेशन बना के रखना। अब ये करते करते शाम हो जाती है और सब लोग थक चुके हैं। अब सागिरी और गाबेमारू को दिखाया जाता है। सागिरी कहती है कि देखो कितना अजीब है ना, जब हम पहली बार मिले थे चीज़ें कितनी अलग थी, लेकिन अब देखो हम सब एक ही गोल अचीव करने के लिए साथ में काम करें। गाबेमारू कहते हैं कि ये फीलिंग तो मेरे को कब की आ रखी है। अब शियोन कहते हैं कि रुको हम पहले ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर ये सारी ट्रेनिंग करते हैं। वो ज़मीन पर मैप टाइप का कुछ बनाता है और एलिमेंट्स के हिसाब से हर किसी को कहीं ना कहीं खड़ा करता है। गाबेमारू और टामिया फायर टाइप है, टोमा और हिरोज़ू वाटर टाइप, सागिरी वुड टाइप, फूची मेटल टाइप, नुरुगाई और सेत्सुना अर्थ टाइप। शियोन कहता है कि हमें अपने टाओ एट्रीब्यूट जानने होंगे क्योंकि जब हम 10C से एनकाउंटर करेंगे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होगी। 2 टाइप्स के यूजेस होते हैं, रिस्टोरेशन और हिंडरिंग। रिस्टोरेशन का मतलब है जब हम किसी की टाओ को एनहांस कर रहे होते हैं, अपनी पावर रिस्टोर कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। हिंडरिंग का मतलब जब हम किसी की टाओ को वीक कर रहे होते हैं। ये उनकी कंपैटिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि अगर तुम्हारा टाओ ओपोनेंट की टाओ से हिंडर करेगा तुम्हारा अटैक इफेक्टिव होगा, अगर उल्टा हो गया तो वहाँ से भागना बेटर है। सेत्सुना 10C के एट्रीब्यूट्स बताती है, जूफा फायर, टाओफा वुड, जूजिन और रैन वाटर, गुइफा मेटल, मूडैन और रैन अर्थ। शियोन कहते हैं कि अब तुम्हें पता है कि कैसे उनका सामना करना है। अब 2 ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एस्केप ग्रुप जो सुलीसी गेट ओपन करेगा, बोट सिक्योर करेगा और हर टास्क के लिए 3 लोग होंगे। एलेक्सर ग्रुप स्पीड और स्टेल्थ चाहिए, इसमें छोटा ग्रुप होगा जिसमें अच्छा खासा टाओ हो। हिरोज़ू थोड़ा डर जाती है और कहती है कि एलेक्सर ग्रुप के सामने ज़्यादा मुश्किल आएंगी, वो ज़्यादा खतरनाक होगा। शियोन कहते हैं कि एस्केप ग्रुप हुराई के नीचे जाकर बोट सिक्योर करेगा और सुलीसी ओपन करेगा।
इनुरुगा शियोन को कुछ बातें याद दिलाती है, लेकिन शियोन कहता है कि मुझे वो बातें याद है, चिंता ना करो। तामिया सेत्सुनो के सामने खड़ा होता है और जैसे ही उस पेड़ वाले आदमी ने कहा था वैसे ही तामिया भी पूछता है कि क्या तुम इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहती हो। सेत्सुना हाँ बोलती है। अब तामिया कहते हैं कि तो ऐसा ना हो कि एलेक्सर ग्रुप का वेट करने की बजाय इस गेप ग्रुप पहले ही भाग जाए। अब गाबेमारू सबको रोकता है और कहते हैं कि रुको, पहले सब बताओ क्या तुम लोग सच में यही चाहते हो। तो यूरुजू को इग्नोर करता है और सेत्सुना की तरफ बढ़ता है। गाबेमारू कहते हैं कि सेत्सुना तुम सच में आइलैंड छोड़ना चाहती हो, क्या कोई और रीजन है? उस दिन तुम मुझे बताने वाली थी लेकिन मैं उस दिन सुनने की हालत में था नहीं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। फूची कहते हैं कि मैं ट्रांसलेट कर दूँ, लेकिन सेत्सुना उसे रोक लेती है। सेत्सुना कहती है कि जो रैन कर रहा है वो गलत है, वो कईयों को मार रहा है। ग्रैंड मास्टर सूफ ने भी उसे नहीं रोका था। मैं इस आइलैंड को छोड़ना चाहती हूँ, यहाँ सब कुछ डरावना है, लेकिन फिर भी मैं रैन और ग्रैंड मास्टर को एक बार देखना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों बदल गए, लोगों को मारना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले वो अच्छे थे। अब वो रोने लगती है और यूरुजू कहती है कि तू खुद को डेंजर में डालना चाहती है ताकि तू उनसे बात कर सके, क्या बेवकूफ़ी है। सेत्सुना बोलती है कि उसके बाद मैं इस आइलैंड को छोड़ दूंगी और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करूंगी। गाबेमारू सेत्सुना को देखकर सोच में पड़ जाता है और अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसकी वाइफ भी चाहती थी कि वो लोग शांति से और अच्छी लाइफ जी सके। सेत्सुना कहती है कि मुझे पता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, एक बार देखना चाहती हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। गाबेमारू उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि ठीक है चलते हैं, अगर तू उन्हें देखना ही चाहती है तो ये बात थोड़ा इम्पॉसिबल तो है पर मैं पॉसिबल कर सकता हूँ, नहीं तो तेरी नॉर्मल लाइफ शायद कभी हो ही ना पाए। इस जर्नी में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये चीज़। अब सीन टेंसी पर शिफ्ट होता है, सारे टेंसी खड़े हैं और एजा भी वहाँ है। उन्होंने कोई रिचुअल कंप्लीट कर लिया। तो एजा कहते हैं कि इस ग्रैंड रिचुअल का कोई पर्पस भी था। पिंक हेयर वाला टेंसी कहते हैं कि पता नहीं, हम हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं, जो नया होता है वो फॉलो करके चला जाता है। पिंक हेयर वाले अपने कपड़े उतार लेती है और खुद को मेल से फीमेल कर लेती है इंस्टेंटली। वो एजा से कहती है कि चलो परिचय कर ले एक दूसरे को। येलो हेयर वाला टेंसी कहता है कि रुको, अपना नाम मत बताओ, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, और वैसे भी हम लोग सेम रूम में खड़े हैं, इसकी वजह से मेरे को और गुस्सा आ रहा है। ईजा कहते हैं कि मुझे भी सेम ही फील हो रहा है, चिंता मत कर। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते और वाइट ईजा उसको रोक लेता है। ईजा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, मैं तो उसे रोक पाया, वरना तो इसने मुझे मार ही दिया होता। मैं तुम्हारे मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ। रैन आता है और कहता है कि रुको, वो मेरा रिसर्च सब्जेक्ट है, मैं तुम्हें उसे हार्म नहीं करने दूंगा। ईजा कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। रैन ईजा को अपनी रिसर्च लैब की तरफ ले जाता है। ईजा कहते हैं कि हम जगह जा रहे हैं जहाँ पे वो जगह मुझे काफ़ी अजीब लग रही है। रैन कहता है कि किसी आदमी ने इसे डिज़ाइन किया था, ये उसी टाइप का कोई डिज़ाइन है। इस जगह को ऐसे बनाया गया है ताकि टाओ की सिंगुलैरिटीज़ मैच कर सके। जैसे ड्रैगन की बनावट होती है वैसे ही ये बना हुआ है। अगर तुम टाओ को अच्छे से समझ पाओगे तो तुम समझ जाओगे। ईजा सोचता है कि वो पहले पावरलेस था, लेकिन अब वो काफ़ी बदल चुका है, उसने अडॉप्ट कर लिया, उसकी पावर बढ़ गई है। उसे इस बात का भी पता है कि रैन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और क्योंकि उसको उसकी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं और उसको जल्दी पता लगानी होगी ये बात। रैन उसे बैंको के सामने ले जाता है, एक बड़ा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर। रैन कहता है कि ये बैंको है, द वेलिंग फ्लावर। टैन वो टाव है जो ह्यूमन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो फ्लावर्स बन जाते हैं। एक सिंगल ह्यूमन से बहुत कम टाव निकलता है, यहाँ टैन निकलता है, तो यहाँ पे बेसिकली टैन निकाला जाता है। लेकिन बैंकों के थ्रू हम लार्ज अमाउंट में टाव या टैन रिफाइन कर सकते हैं एक ही टाइम में। टैन को प्रिजर्व करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि ओवर टाइम फ्लावर्स की टाव ह्यूमन टाव को कंज्यूम कर ही लेती है, जो बैंको भी सेव नहीं कर पाता, इसलिए मुझे कुछ रेयर टाव चाहिए। ईजा रूट्स में काफ़ी सारे ह्यूमंस को बंधा हुआ देखता है, वो थोड़ा डर जाता है और गुस्सा होने लगता है। टैन कहता है कि देखो, अब तुम्हारा टाव अचानक बढ़ रहा है, कितना कमाल है, यही चीज़ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे ह्यूमंस देखे हैं, लेकिन तुमसे जो वेव्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ स्टडी करूँगा, मारूंगा नहीं। मैं तुम्हारा सिर्फ एक पार्ट को यूज़ करूँगा और तुम्हें रीजनरेट कर सकोगे उसको, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में तुम अपनी टाव को भी ट्रेन कर पाओगे और इसकी मदद से अच्छे खासे रिजल्ट्स भी ला सकते हो, और अपने एक्सपेरिमेंट से तुम्हारे पे भी काफ़ी ज़्यादा असर होगा। रिसर्च लैब का गेट बंद हो जाता है। अब गाबेमारू की टीम सागिरी, यूजुरू, सेत्सुना नाइट मिशन पर जाते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि रात में जाना सबसे बेस्ट रहेगा। तामिया कहते हैं कि हम आज रात को ही क्यों जा रहे हैं, हमें सोना नहीं चाहिए। शियोन कहता है कि शिनोबी भी तभी अटैक करते हैं जब सही टाइम होता है। सेत्सुना कहता है कि नहीं नहीं, ये सही आइडिया, जो फ्लावर्स होते हैं वो रात में बंद हो जाते हैं, तब टेंसी की टाव थोड़ी वीक होती है। शियोन कहता है कि हाँ, हमें जल्दी एक्ट करना चाहिए इससे पहले कि कोई आ जाए। सागिरी भी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, हमने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट कर लिया। और यूरुजू भी कहती है कि सेम, मैं भी ठीक हूँ। गाबेमारू कहते हैं कि मुझे थकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो वेट कर रही है और मैं उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। मतलब अपनी वाइफ के बारे में बोल रहा है वो। गाबेमारू कहता है कि वो पहले जाएगा और सिग्नल देगा अगर रास्ता क्लियर होगा, जो कि रेड फ्लेम होगा उसी की आग होगी, और फिर वो लोग आए। गाबेमारू कहते हैं कि ये मिशन बहुत शॉर्ट होने वाला है और हम आज रात इस आइलैंड से बाहर जाने वाले हैं। फ्लैशबैक में फूची बता रहे हैं कि होराई डिवाइडेड है, वास्ट एक्सटीरियर और इंटीरियर में, एक बाहर का इलाका, एक अंदर का इलाका। हमारे म्यूडैन से लड़ाई बाहर होती है, अंदर की तरफ बहुत सारे पैलेसेस हैं जिनमें टेंसी रहते हैं। टेंसी के कैसल्स ट्रेनिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और हर पैलेस में अलग अलग तरीके से ये लोग ट्रेन करते हैं। सेत्सुना बता दें कि जो एलेक्सर है वो रेंटन पैलेस में है, रैन की रिसर्च लैब, लेकिन रैन रात में वहाँ नहीं रहता। जो रैन है वो रात में ग्रैंड मास्टर सूफू के कैसल में होना चाहिए। अब गाबेमारू कहते हैं कि कुछ भी करो, टेंसी से फाइट मत करना, अगर हमने ऐसा किया तो प्लान फेल हो जाएगा। टोमा कहता है कि मिडनाइट में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मूनलाइट तो हमें जगह सही से नहीं दिखेगी, और वैसे भी टेंसी ने अपने कैसल्स को रेनोवेट करवाया होगा, जिससे जगह पहचानना मुश्किल होगा। शियोन कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने ऐसे ग्रुप बनाए कि वो इन चीज़ों में मदद कर सकेंगे, हमारा नुकसान ना हो।
मारू बोलता है कि मैं टाओ को अपनी आंखों से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से निकलते टाओ को फील कर सकता हूँ। अगर मैं उसे डिटेक्ट कर पाया तो स्ट्रक्चर भी जान पाऊंगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसलिए जो टाओ डिटेक्शन में अच्छे है उन्हीं को चूज़ किया गया है। वो चीज़ सेत्सुना भी कर सकती है। हम टाओ से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पैलेस कहाँ पर होगा। जो सबसे स्ट्रॉन्ग टाओ आएगा वो रेंटन पैलेस से आएगा जहाँ रैन है। गाबेमारू, सागिरी और युरुज़ु का ग्रुप पहले ही उस जगह पहुंच चुका है। पैरेलल में ही प्लानिंग चल रही है जो कि हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक्स के थ्रू। सागिरी सोच रही है कि शिनोबी, युरुज़ु और गाबेमारू कितने स्किल्ड है, कितने शांत है और सिचुएशन को कितना समझ पा रहे हैं। गाबेमारू कहते हैं कि अगर तुम खुद को छुपा पाए जैसे युरुज़ु ने बताया था तो हम टाओ यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर को जान लेंगे और गायब होकर आगे बढ़ेंगे तो गार्ड्स भी हमें नोटिस नहीं कर पाएंगे। वो गायब होकर सोशी के पीछे आता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। युरुज़ु भी सेम करती है। गाबेमारू कहता है कि अगर हम तेज़ रहेंगे तो बाकी लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे। युरुज़ु कहते हैं कि हम कुछ ही देर में इस जगह से बाहर निकल जाएंगे बोट पे बैठकर। फाइनली वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एलेक्ज़र पड़ा है। गाबेमारू सेंस करता है कि अंदर से किसी टेंसी की कोई टाओ फील नहीं आ रही। वो गेट ओपन करता है और स्ट्रक्चर सिंपल लगता है। अचानक उसे टाओ फील होती है और उनके सामने रैन आ जाता है। रैन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही अपने टाओ छुपा सकते हो? और सेत्सुना कहती है कि रैन कहता है कि मुझे लगा ही था बहन तुम ही होगी इन सबके पीछे। अच्छा हुआ मैं तुमसे मिल पाया। रैन कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही मिल गई थी किसी आदमी से। हमें पता चल गया था कि 20 लोग इस आइलैंड पे उतरे और आधे से ज़्यादा के अंदर अच्छी खासी स्किल है। सारी टेंसी आते हैं और एजा को बंद कर देते हैं, टॉर्चर कर रखा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एजा ने हमें सब बता दिया था। जब टेंसी ने पूछा उससे कि तू हमें क्यों बता रहा है तो एजा बोलता है कि वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे दुश्मन कहीं कहीं आसपास छुपेंगे और उनका प्लान यहीं आने का होगा। शायद वो आसपास भी आ चुके हैं क्योंकि मैं अपनी भाई की टाओ को फील कर रहा हूँ। रैन कहता है कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने मू डैन को मारा होगा। हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा खासा टाओ इकट्ठा करने की। हम हाकुगी रिचुअल करने वाले हैं, ह्यूमंस को कैप्चर करेंगे। ईजा कहता है कि तुम्हें उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो इधर ही आ रहे हैं। मैं बता दूंगा जब वो आएंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं और रैन गाबेमारू से कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ होकर ये रिचुअल परफॉर्म करूँगा। सागिरी कहती है कि ये क्या है? रैन कहते हैं कि एक रिचुअल है जिसमें हम हाई क्वालिटी टाओ हर एट्रीब्यूट से गैदर करते हैं और ग्रैंड मास्टर को ऑफर करते हैं। दूसरों में शब्दों में तुम लोग ही वो ऑफरिंग हो जो हम ग्रैंड मास्टर को सौंप देंगे। अब हम देखते हैं कि शियोन, नुरुगाए अलग हो चुके हैं, तामिया के लोग अलग अलग हो चुके हैं और हर कोई ना कोई किसी ना टेंसी से फंसी चुका होता है। अब रैन कहते हैं कि टेंसी ने इन सबको पकड़ रखा है और ये सारे टेंसी एक एक करके इन सब से डील करने वाले हैं। इसी को हाकागु फुकुशो रिचुअल कहते हैं। अजीब सा रिचुअल है। मुझे पता है कि तुम्हारा अपने प्लान्स थे लेकिन अब वो काम नहीं करने वाले। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गाबेमारू ने कहा था कि टेंसी से फाइट मत करना, अगर सामना हो गया तो प्लान फेल हो जाएगा। प्रेजेंट में गाबेमारू अपना मास्क उतार लेता है तो अब टेंसी के सामने आने से गाबेमारू का प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो चुका था और उसको ये बात पता चल जाती है क्योंकि उसके प्लान के अकॉर्डिंग जैसे उनका टेंसी के साथ सामना होना था उन्हें भाग जाना था, बट वो काम नहीं आया। इसलिए गाबेमारू ने दूसरा प्लान बनाया और यहाँ सब लोग टेंसी के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाबेमारू कहते हैं कि हम लोग नहीं भागेंगे और ना ही हम हार मानेंगे, बल्कि हम तुम्हें हरा कर इस आइलैंड से वापस जिंदा जाएंगे। रैन कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझसे लड़ने का तुम्हारा कोई प्लान है तो बिल्कुल गलत है। और वो ये कहते हैं कि सच सुना, तुम्हें हमारे भाई और ग्रैंड मास्टर के पास वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे भाई ने प्यार की वजह से तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला था और मुझे इस बात से बहुत बुरा लग रहा है कि तुम दूसरी तरफ हो। अगर तुम भी बटवाना फ्लावर के विरुद्ध हो जाओगी तो ये बिल्कुल पॉइंटलेस होगा क्योंकि परफेक्ट टैन या मैं कहूँ एलेक्सर ऑफ लाइफ बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, जो एक ऐसा एलेक्सर होगा जो लोगों को ट्री में कन्वर्ट नहीं करेगा। हम एक ह्यूमन की मदद से ये सीख लिया है कि हम एलेक्सर को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से बोटानुआ फ्लावर पर हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और इसी वजह से हमारा लड़ने का कोई रीज़न नहीं बचा। हम बस बहुत सारे टैन की ज़रूरत चाहते हैं जिसके लिए हमें हाई क्वालिटी मटेरियल चाहिए और उसे पाने के लिए हमारे भाई ने होकोगी फुकुशो रिचुअल स्टार्ट कर दिया है। तुम्हें अभी भी हमारे भाई के दर्द के बारे में नहीं पता, लेकिन लगता है कि तुम अब उसे समझ सकती हो। सेत्सुना कहती है कि मैं सबको बहुत मिस करती हूँ और अब मुझे समझ में आ गया कि मैं तुम लोग की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मरना या फिर कभी नहीं मार पाना ये बहुत उदास चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं एक आखिरी बार तुम लोगों से मिलने आई हूँ क्योंकि मैं इस आइलैंड को छोड़कर जा रही हूँ। रैन कहते तो फिर तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, जिसका मतलब हमें सबसे पहले इससे ही ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि रिचुअल स्टार्ट हो चुका है और अब हमें सिर्फ बलि की ज़रूरत है, जिसका मतलब हमें तुम लोगों की ज़रूरत है। गाबेमारू का प्लान है कि हमें टेंसी को हराने का एक ही रास्ता पता है कि हमें उनके टाव को कमज़ोर करके उनके टेंडेंसी को डिस्ट्रॉय करना होगा। दूसरे शब्दों में हमें उन अपोनेंट से लड़ना होगा जिनकी टाव को हम अपनी टाव से कमज़ोर कर सकते हैं। पर अगर इसका ऑपोजिट हुआ तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे गाबेमारू तुम्हारी टाव गुइफा के मेटल एट्रीब्यूट के सामने स्ट्रांग है, पर अगर तुम्हारा मुकाबला रैन से हो तो उसका एट्रीब्यूट वाटर है, जिसका मतलब अगर तुम उसे टच करोगे तो तुम्हारी फायर की टाव कमज़ोर होगी और अगर तुम उसकी टेंडेंसी को डिस्ट्रॉय भी कर दोगे तब भी उसे हरा नहीं पाओगे और ना ही उसे मार पाओगे और ऊपर से उनके पास तुमसे बहुत ज़्यादा टाव है। युरुज़ु कहती है कि तो आखिर ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या? गाबेमारू कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। गाबेमारू कहता है कि सागिरी तुम और सेत्सुना एलेक्सर के पास जाओ और युरुज़ु तुम मेरे साथ रहो। युरुज़ु बोलते हैं क्यों? गाबेमारू कहते हैं कि तुम्हारी टाव अर्थ है जो रैन की टाव को कमज़ोर कर सकती है। सेत्सुना कहती है लेकिन यहाँ एलेक्सर है ही नहीं, हम गलत जगह आ चुके हैं। गाबेमारू हैरान हो जाता है और तभी रैन उस पर हमला कर देता है। गाबेमारू उसके ऊपर हर एक हमले से बच रहा होता है।
कावेमारू कहते हैं कि सेत्सुना सही कह रही क्योंकि ये जगह रैन का पैलेस है। आखिर कैसे हो सकता था? हमने तो कंफर्म किया था कि ये रेंटन पैलेस है। रैन कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के टाओ को लिविंग थिंग्स के टाओ से मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है और तुम सिंपली कमांड देकर उन ऑब्जेक्ट्स की शेप चेंज कर सकते हो। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और इस आइलैंड पर जितने भी स्टैचूज है उनकी रेनोवेशन में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए कैसिल का लेआउट चेंज करना और तुम्हें धोखा देना बहुत आसान था। डेड बॉडीज़ की टाओ भी ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें दिखाया कि यहाँ टैन है और तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। रैन सेत्सुना के पैरों को फंसा देती है और ताकि वो वहाँ से जा ना सके। कावेमारू को समझ आ जाता है कि अब रैन के साथ लड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। वो रैन पर हमला करने जाता है और यूरुज़ु का प्लान फॉलो करने को कहता है। रैन कावेमारू के हर एक हमले को रोक लेता है और कहता है कि मैंने अपनी टाव को स्ट्रेच करके थिन कर दिया और उसके बाद उसे इकट्ठा कर दिया है, जिसकी वजह से वो मसल फाइबर की तरह टफ हो गई है। इसका मतलब मेरी बॉडी एक हार्ड टाव आर्मर से घिरी हुई है। जिस तरह तुमने मुझ पर हमला किया, अगर तुम्हारा यही प्लान था तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरी टाव में कोई भी गैप और ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है और मेरी मसल्स और टाव आसपास में पूरी तरीके से मिली हुई है। कावेमारू फिर से रैन पर हमला कर देता है। सागिरी सेत्सुना को चुराने के लिए कोशिश कर रही होती है। रैन कावेमारू का पैर फंसा लेता है और उस पर लगातार हमले करने लगता है। कावेमारू बचता रहता है और पिलर के टुकड़ों से रैन पर हमला कर देता है। रैन वो हमला वापस कावेमारू पर फेंक देता है और कावेमारू ज़मीन में धंस जाता है। यूरुज़ु को समझ आता है कि इनके मुंह से ज़्यादा इनकी कॉम्बैट टेक्निक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कावेमारू फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमने पहला मेथड ट्राई कर लिया, तो चलो अब दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। रैन कहते हैं कि तुम लोग चाहे जितने मर्जी कोशिश कर लो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कावेमारू उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और रैन दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। रैन के पास एक पर्ची है जिस पर सब लोगों का नाम लिखा है। रिचुअल्स के लिए उसका सबका नाम चाहिए। चोबी कहता है कि मुझे सबका नाम याद है, बस इतना नहीं पता कि अभी जिंदा कौन कौन है। चोबी उनकी मदद इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। वो उन्हें अपने भाई से दूर रहने को कहता है और यकीन दिलाता है कि वो अपने भाई को अपनी तरफ कर लेगा। रैन चोबी से सबका नाम पूछ लेता है क्योंकि वो टैलिस्मैन के जरिए किसी की भी करंट कंडीशन को पता लगा सकता है। जो लोग मर गए उनका तालिस्मान पूरी तरीके से राख हो जाता है, जो जिंदा है उनका तालिस्मान थोड़ा सा जलता है। उस तालिस्मान से ये लोग वो भी पता लगा सकते हैं कि उस बंदे की टाव कितनी स्ट्रांग है और उसका एट्रीब्यूट क्या है। शियोन बोलता है कि मैं टाइसोकू पैलेस में जूजिन के साथ लड़ूंगा। मेरा एट्रीब्यूट जूजिन की टाव को कमज़ोर नहीं कर सकता, तो मेरे पास उसे मारने का कोई रास्ता नहीं है। और जो मेरे साथ नुरुगा है उसका एट्रीब्यूट भी उसकी तरह वाटर ही है, तो उनके अटैक्स जूजिन पर इफेक्टिव तो नहीं हो पाएंगे, पर उनकी टाव की स्किल बहुत कमज़ोर है, वो उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। पर फिर भी मुझे उनके पास से बहुत सारा गुस्सा फील हो रहा है और ह्यूमन के इमोशन उनकी टाव को बहुत इफेक्ट करते हैं, इसलिए हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फूची और टामिया बोचा पैलेस में टाओफा और जूफा के अगेंस्ट। फूची का एट्रीब्यूट मेटल है जो टाओफा की टाव को कमज़ोर कर सकता है, पर उसकी टाव के साथ ट्रेनिंग इनसफिशिएंट है। और जूफा का फायर एट्रीब्यूट फूची की टाव को कमज़ोर करता है। टाओफा और जूफा दोनों उन्हें मार सकते हैं। और टोमा को चोबे अपने साथ रिक्रूट कर लेगा, इसलिए वहाँ की टेंसी से डील करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम हमें सबसे ज़्यादा फोकस कावेमारू पर करना चाहिए। टाव एक तरह का करंट है जो तुम्हारी बॉडी को घेरे रखता है। ये एक फिजिकल फिनोमेना है। इस करंट की स्पीड और साइज तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। एट्रीब्यूट्स बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। रेस्टोरेशन जो तुम्हारा फ्लो को सपोर्ट करता है। हिंडरिंग जो तुम्हारा फ्लो को तोड़ देती है। पर क्योंकि टेंसी ये करंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन पर नॉर्मल प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते, इसलिए हमारे पास सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। पहला है कि टेम्परेली ज़्यादा से ज़्यादा टाव को बाहर निकालना। दूसरा है कि अपनी टाव को कमज़ोर करके उनके अटैक को डिफ्लेक्ट करना ताकि हम रेस्टोरेशन और हिंडिंग को रोक सके और अपने ओपोनेंट के करंट को ज्वाइन कर ले ताकि उसकी मदद से उन पर वापस हमला करे। ये वैसा ही है जैसे टाइची में होता है। इस टेक्निक से हम ओपोनेंट की पावर को उसी के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। यूरुज़ु कहती है कि क्या ये पॉसिबल है? कावेमारू कहता है कि ये आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर जो भी हमने सीखा है उससे तो ये हो सकता है। जब तुम लोगों ने मेरे साथ लड़ाई की तब मैंने नुरुगाई की मदद से दूसरों की टाव को यूज़ करना सीखा था और मैंने यूरुज़ु से अपनी टाव को जितना हो सके उतना कम करने के बारे में भी सीखा था और शियोन से मैंने उसी एक टाइम पर कंट्रोल करना सीखा था। अगर मुझे अपनी सांसों के ओपोनेंट की टाव को एक साथ मैच करना है तो मुझे स्टिलनेस और इंटेंसिटी दोनों चाहिए और इसी तरह मैं अपने माइंड को दोनों स्टेट्स में रखकर अपने ओपोनेंट को अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर पाऊंगा, जो मैंने सागिरी से सीखा था। यूरुज़ु कहते तो इसका मतलब तुम वो सब कुछ यूज़ करोगे जो तुमने हमसे सीखा है। कावेमारू कहते कि सही कहा और उसी चीज़ से मैं उन पर हमला करूंगा। अपनी टाव को काम करने की वजह से कावेमारू का डिफेंस कमज़ोर हो गया है। चाहे वो अपने ओपोनेंट्स के अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा है, पर अगर उसे फिर भी कोई अटैक छू गया तो वो उससे के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा होगा। रैन कावेमारू से बहुत इंप्रेस्ड हो चुका है क्योंकि उसने आइलैंड पर आकर इसकी टाव को यूज़ करना सीखा है। रैन कहते हैं कि बहुत लोगों को टाव के बारे में तब पता चलता है जब वो बहुत ज़्यादा टाव को महसूस करते हैं और इस टाव ने तो पूरे आइलैंड को घेर रखा है और लोगों को टाव के बारे में एहसास दिलाना इस आइलैंड का पर्पज़ में से एक है। और तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत कमाल का है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक ट्रू टैलेंट है। कावेमारू कहता है कि ये कोई टैलेंट नहीं है, ये वो है एक आखिरी रास्ता समझो जो मैंने तुम्हारे साथ लड़ने के लिए सोचा है। ये एक कंबाइंड नॉलेज है जो बहुत लोगों के सैक्रिफाइसेस से मिली है और ये इसलिए ताकि हम तुम्हें मार सके और तुम इसे टैलेंट कह रहे हो, ये तो बहुत बेकार बात है। सागिरी सेत्सुना को छुड़ा लेती है और एलिक्सर को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगती है। रैन उन्हें रोकने के लिए हमला करता है लेकिन कावेमारू उसे रोक लेता है। कावेमारू कहते हैं कि सागिरी जल्दी से जल्दी
सेत्सुना को लेकर यहाँ से जाओ, ये हमारा आखिरी चांस है। गाबिमारू फिर से रैन पर हमला करने लगता है और रैन को लगता है कि गाबिमारू फिर से उसकी टाओ को उसी के अगेंस्ट यूज़ करेगा, इसलिए रैन अपनी टाओ को कमज़ोर कर लेता है। इसका फ़ायदा उठाकर इरुज़ु उस पर हमला कर उसके बीच में से काट देती है, क्योंकि इरुज़ु का एट्रीब्यूट अर्थ है जो रैन की टाओ को कमज़ोर करके उस पर ज़्यादा हमला कर सकता है। रैन इंप्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि ये लोग मिलकर हमारे लिए अल्टीमेट ओपोनेंट्स बन चुके हैं और रैन इंप्रेस्ड है काफ़ी। रैन अपने मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और अपनी बॉडी को फूलों से भर देता है। गाबिमारू और इरुज़ु को एहसास हो जाता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। रैन एक मॉन्स्टर बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। रैन ट्रांसफॉर्म हो गया है, ऐसे तो बहुत सी सेंचुरीज में नहीं हुआ है, जिसका मतलब एक गाबिमारू बहुत ताकतवर है और एक कमाल का मटेरियल बनेगा। ग्रैंड मास्टर एलेक्सर की शुरुआत कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए अब हमें इन लोगों की मदद से ग्रो करेंगे जो साइलेंट पर आए हैं, और उसके बाद सी को क्रॉस करके और ज़्यादा मटेरियल गैदर करेंगे। ये सब कुछ आज रात ही खत्म हो जाएगा। रैन उन पर हमला कर देता है और गाबिमारू दूर जाकर गिरता है। इरुज़ु के पेट पर चोट लगती है, खून निकलने लगता है। सागिरी और सेत्सुना आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। सागिरी कहती है कि गाबिमारू ठीक रहेगा। रैन ने गाबिमारू की बहुत बुरी तरीके से धलाई की है। गाबिमारू कहते हैं कि हमारा स्टैमिना खत्म कर रहा है और हमारे खतरनाक हमलों से बच रहा है। तो क्या ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि ये हमें ताओ में कन्वर्ट कर सके? ये बिल्कुल भी जूजिन और मूडैन की तरह नहीं है, क्योंकि रैन ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी अपनी टेक्निक और स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, जो बहुत बुरी बात है। और ऊपर से अब मैं बेहोश भी हो रहा हूँ, जिसकी वजह से अगर मैं इस टाइम टाओ यूज़ करूँगा तो मेरी लाइफ स्पैम कम हो जाएगी। रैन इरुज़ु की तरफ जाता है और गाबिमारू पत्थर मारकर उसे अपनी तरफ बुला लेता है। सिर्फ इरुज़ु की टाओ है जो रैन, इसलिए मुझे उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इरुज़ु ने उससे कहा था कि अगर चीज़ें बिगड़ गई तो मैं सिर्फ अपने आप को बचाऊंगी, पर यहाँ हम देखते हैं कि इरुज़ु गाबिमारू को अपनी तरफ खींचकर वहाँ से भाग जाती है। हमें वहाँ से निकलना होगा ताकि हम जिंदा बचकर कोई और रास्ता ढूंढ सके। रैन उन पर हमला कर देता है और गाबिमारू उस हमले को रोक लेता है। रैन कहता है कि बहुत हो गया, एलेक्सर के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो हमें तुम्हारी लाइफ चाहिए, और जो तुम लोग बहुत टफ हो जिसकी वजह से तुम्हें मारना ही पड़ेगा। गाबिमारू बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर एग्री करता हूँ इरुज़ु, क्योंकि मेरे लिए अभी मेरी लाइफ टॉप प्रायोरिटी है और मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा गोल वापस घर जाना है ताकि अब मैं अपनी वाइफ को देख सकूँ। ऑफ कोर्स अब सीन दिखाया जाता है तोमा, तामिया और फूची का, जिनके सामने दो टेंसी खड़े हैं। ईज़ा ने तोमा को ऑफर किया है कि मेरे साथ आ जाओ, टेंसी को ज्वाइन कर तो तू इमॉर्टल बन सकता है। तोमा कहता है लेकिन तुम क्यों कर रहे हो ये सब और क्या कर रहे हो? तामिया कहते हैं कि हाँ भाई, तोमा तेरा प्यारा भाई है ना, तो जा रोक ले उसे। फूची कहते हैं कि तू बोल क्या रहा है तामिया, अगर वो उधर चला गया तो 4 वर्सेस 2 हो जाएगा गधे। तामिया हंसने लगता है और कहता है कि कमज़ोर उनके साथ जुड़ भी जाए तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हर किसी को मार दूंगा। फूची कहते तो फिर तोमा बाय, निकल जा। तोमा अब जाने लगता है और फूची कहते हैं कि लगता है हमारी बातों से ये और भड़क गया है। तामिया कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक गलत दोस्त हमारे साथ हो इससे अच्छा कि एक गलत दुश्मनी हमारे सामने खड़ा हो। फूची भी इस बात पर एग्री करता है। उसके सामने अचानक सबसे शॉपिंग एलिमेंट दोनों भाई तोमा और ओजा आमने सामने आते हैं और दोनों स्माइल देते हैं और एक ही झटके में मुड़कर आसपास के टेंसी को काट डालते हैं। कितना सरप्राइजिंग था। ईज़ा कहता है कि टोमा तुम्हारे अंदर जो आग है वो बुझी नहीं है। टोमा ईज़ा के पास जाता है और उसके बाल बांधने लगता है। टोमा कहते हैं कि अगर ईज़ा ने अपने बाल नहीं बांधे तो वो झूठ बोल रहा है। ईज़ा कहता है कि तुम पहले से ज़्यादा अच्छे हो गए हो, काफ़ी बदल गए हो, असली मर्द बन गए हो। टोमा थोड़ा खुश हो जाता है। फूची और तामिया समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदा हमारी साइड आ गया, इससे अच्छा तो एनिमी सही था, क्या बकवास चल रही है। अचानक पिंक टेंसी वहाँ खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम भी दोस्त बन सकते हैं तुम्हारे। येलो टेंसी भी कहता है कि तुमसे हमें गद्दारी मिलेगी, इसकी बात तो हमें पहले से पता थी, लेकिन तुमने चोट पहुंचाई है टाओफो को तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ईज़ा कहता है कि हम तेरे दोस्त या साथी नहीं हैं, हम लोग पंडित हैं, पंडित। हम झूठ बोलते हैं, हम स्कीम बनाते हैं, हम चोरी करते हैं और हम लोग खूंखार ईज़ा ब्रदर्स हैं। येलो टेंसी कहता है कि तुम लोग पहले की तरह ही हो और पहले भी मैंने तुम्हें हराया था तो इस बार पक्का हरा दूंगा। पर इस बार चीज़ें अलग होती है। ईज़ा और टोमा दोनों भारी पड़ रहे हैं उसके ऊपर। लाजवाब फाइटिंग दिखती है। ईज़ा येलो टेंसी का हेड काट देता है लेकिन हेड फ्लोट करने लगता है। येलो टेंसी सेंजुत्सु टिन स्प्लिंटर यूज़ करता है। आसपास की ऑरा से टोमा पर अटैक करता है और ईज़ा उसे बचा लेता है। टोमा सॉरी कहता है और ईज़ा कहता है कि नहीं, अच्छा मूव था, उसे प्रेज करता है। टोमा अब खुश हो जाता है और ईज़ा कहता है कि जब भी ये बंदा एक्साइटेड होता है इसके स्कार्स दिखने लगते हैं, नोज़ का स्कार वगैरह। येलो टेंसी के हेड वापस आ जाता है और दोनों भाई फिर से अटैक कर देता है। येलो टेंसी सोचता है कि ये दोनों भाई ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक ही हो। वो फिर से स्प्लिंटर यूज़ करता है और ईज़ा बच जाता है। येलो टेंसी कहता है कि इस बंदे ने टाओ को मास्टर कर लिया है। टाओ को देख भी नहीं पा रहा, ये डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, बच भी पा रहा है। इसकी फिजिकल एबिलिटीज़ काफ़ी अलग हो गई हैं और टोमा भी काफ़ी बदल गया है। फ्लैशबैक में टामिया ने टोमा को स्वॉर्ड चलाना सिखाया था और उल्टा सीधा बोल बोल उसको स्वॉर्ड चलाना सिखा ही दिया था। अब टोमा अच्छा खासा स्वॉर्ड चला और ईज़ा कहता है कि देखा पहले से चीज़ें कितनी बदल चुकी है। येलो टेंसी पागल हो गया और कहता है कि सरप्राइज्ड भी है कि ये दोनों एक ही है। येलो टेंसी बोलते हैं कि अब रिचुअल भाड़ में जाए, अब मैं इन्हें मार कर ही रहूँगा। सीन टामिया और फूची के सामने पिंक टेंसी पर आता है। अब ये
लड़की बन चुकी है और कहती है आ जाओ। तामिया इस लड़की के कर्व्स देखकर सरप्राइज हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फूची कहते हैं कि इनकी पावर्स का यूज़ करते हुए लोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फैंटास्टिक लग रहे हैं। पिंक टेंसी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक यू, पर वो बहुत फास्ट है। तामिया पर अटैक करने बढ़ती है और एक पंच से उसका खून निकाल देती है और लात मारकर दूर फेंक देती है। पिंक टेंसी कहती है कि बुड्ढों से मुझे तारीफ सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगता। वो फूची की तरफ बढ़ती है और कहती है कि फूची तुम तो बड़े क्यूट हो, तुम मुझे बुजुत्सु करना सिखाओगे। फूची उसका हाथ काट देता है और ऑफर को मना कर देता है। फूची कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या है। तामिया पीछे से आता है और कहते हैं कि तू स्ट्रॉन्ग है और मैं फेमस हो जाऊंगा अगर मैं तुझे मार दूंगा। तू एक वाइड आइडियल वुमेन है, बस मुझे थोड़ा और टाइम दे। पिंक टेंसी अपने आप को मसल अप कर लेती है और दोनों के अटैक्स को रोक लेती है। पिंक टेंसी इन दोनों पर भारी पड़ रही है पर वो साथ साथ उनकी तारीफ भी करती है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फूची समझ जाता है कि टाओ के अटैक्स इनविजिबल है। फूची कहता है कि इस रेट पे हम इसे हरा नहीं पाएंगे। टेंसी को हराने के लिए हमें इन्हें टेंडन की टाओ से हराना होगा। उनको टेंडन को डिस्ट्रॉय करना होगा जो फ्लावर का मेन कोर पार्ट होता है। फूची और टामिया अपने आप टाओ को यूज़ नहीं कर सकते इतने अच्छे से, इसलिए वो लोग ये नहीं कर सकते जो एक बोल रहा है। पिंक टेंसी कहता है कि हमें अपना रिचुअल कंप्लीट करना है, तो फिर तो इस बार रिचुअल भी अच्छा रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग मैन और एक स्पीडी गाय। फ्लैशबैक में शियोन सिखा रहा है कि टाओ को आंखों से नहीं देखा जा सकता, तुम्हें उसे सेंस करना सीखना होगा। नुरुगाए, फूची और टामिया सीख रहे हैं। प्रेजेंट में फूची समझ जाता है कि इस लड़की के टाओ के अटैक्स इनविजिबल है, ब्लॉक करना इसको इम्पॉसिबल है। टेंसी का नाम टाओफा है, इसका एट्रीब्यूट वुड है और मेरा मेटल एट्रीब्यूट है, इसे हिंडर कर सकता हूँ मैं, लेकिन फूची अपना टाओ कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो उतना इफेक्टिव ही नहीं होगा। तामिया कहता है कि तुम इतनी सारी बातें बोल रहे हो टाओ के बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अभी मज़ा आना शुरू हुआ है, तुम मेरे मज़े को बेकार मत करो। टामिया आगे बढ़ जाता है और पिंक टेंसी कहते हैं कि टाओ इंपॉर्टेंट है, तुम मूवमेंट को सेंस कर सकते हो। टामिया नोटिस करता है कि जिस सोशी से मैं लड़ा था उससे तो ये ऊपर है, लेकिन तामिया नीचे गिर जाता है और पिंक टेंसी उसे अपने पैरों से धो रही है। पिंक टेंसी कहती है कि तुम हार जाओ, हार मान लो, मुझे अपनी बॉडी दे दो, मैं उसे टैन में बदल दूंगी। तामिया कहते हैं कि तुम्हें तो मज़ा आता होगा, 1000 सालों से तुम लोग यही टॉर्चर कर रहे हो इंसानों को। पिंक टेंसी का मुंह बन जाता है और वो सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि नहीं, इन सब चीज़ों में कोई मज़ा नहीं है, हमने अपना पूरा टाइम इमॉर्टैलिटी को ट्रेन करने में बिता दिया है, 1000 सालों तक हमने यही किया, लेकिन अभी तक परफेक्ट इमॉर्टैलिटी अचीव नहीं कर पाए हैं। मूडान हो गया, जूफा हो गया, उन्हें रियलाइज़ हो गया था, पर जब भी मैं हंसता नहीं हूँ मेरा दिमाग फट जाता है, मैं पागल सी हो जाती हूँ और शायद इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरा दिमाग पागल हो चुका है। वो भारी भरकम अटैक कर देती है दोनों पर और इसमें कोई मज़ा नहीं है, ऐसा कहती है। टामी और फूची ज़मीन पर पड़े हैं, फूची हार मान करने को तैयार नहीं है। पिंक टेंसी फूची को मारने बढ़ती है, लेकिन फूची सरप्राइजिंगली हंस रहा है। फूची की अटैक करती है और टामी और फूची आगे बढ़ते हैं। इस बार चीज़ें अलग है, टामिया टाओ को फील कर पा रहा है, वो आगे बढ़कर इस टेंसी का मुंह फोड़ देता है। टामिया खुश हो जाता कहता है कि मुझे टाओ समझ में आ गया फाइनली। फ्लैशबैक में शियोन ने तामिया को समझाया था कि तू बैल बुद्धि है, तू चीज़ें समझता नहीं, चीज़ों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए तू देख नहीं पा रहा, इसलिए तुझे अपनी सेंसेस पर फोकस करना चाहिए, अपनी सेंसेस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उस टाइम टामिया कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, कोई बातें नहीं सुन रहा था। फूची भी सोच रहा है कि कैसे वो टेंसी को डिस्ट्रैक्ट करेगा, ये उन्हें काटेगा या चुनेगा, उनके बारे में नई नई चीज़ें जानने की। पिंक टेंसी टामिया को मारने के लिए एकदम तैयार होती है, लेकिन पीछे से फूची आता है और टामिया को बचाता है। टामिया कहता है कि अब मैं टाओ को देख पा रहा हूँ। फूची कहते हैं कि अगर हम सेंस कर पा रहे हैं तब भी हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, हम हार जाएंगे। वो उस टेंसी पर अटैक कर रहा है और मार भी खा रहा है, लेकिन फूची हार मानने को तैयार नहीं है। पिंक टेंसी कहता है कि तुम्हारा दोस्त अब टाओ को देख पा रहा है, तुम दोनों दोस्त हो तो मिलकर अटैक करो मुझ पर। फूची कहते हैं कि हम लोग दोस्त नहीं है। फ्लैशबैक में फूची ने कहा था कि टामिया और मैं दोस्त नहीं है, लेकिन हम में कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। फूची कहता है कि मैं तुम्हारा क्राइम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हो, क्रिमिनल्स में भी ऐसी चीज़ें होती होंगी, उनके साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाई जा सकती है, तुम अपना दिल खोलकर उन्हें थोड़ी जगह दे सकते हैं और सब में जीने की तमन्ना होती है। प्रेजेंट में पिंक टेंसी उन पर भारी पड़ रही है, लेकिन फूची और तामिया खड़े हैं, वो शियोन की बातें याद कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें सेंस करी जा सकती है। तामिया अपनी आंखें उखाड़ लेता है, मतलब जेन्युइनली फाइट के बीच में इसने अपनी एक आंख उखाड़ ली और कहते हैं कि अब मुझे अपने सेंसेस पर रिलाई करना पड़ेगा, बिना आंखों के खेलना बहुत मुश्किल होगा, अब मुझे चीज़ें दिख नहीं रही लेकिन मैं सीधा सेंस कर पा रहा हूँ। भाई इस बंदे की डेडिकेशन अलग है। फूची भी सरप्राइज हो जाता है कि इस बंदे ने अपनी आंखें फोड़ ली। तामिया कहता है कि धन्यवाद लड़की, तुम्हारी वजह से मैं पिट कर बहुत मजबूत हो चुका हूँ और अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तामिया को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वो सनराइज या सनसेट में स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है। वो बोलता है कि ऐसी दुनिया जहाँ वॉर नहीं हो रही और उसमें भी तुम स्वॉर्ड दिखाकर जीत रहे हो, ये बहुत बड़ा ड्रीम है। वो सबसे फास्ट है, सबसे शार्पेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनना चाहता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि काट डालना और हर उस स्वॉर्डमैन को जो इस इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल है। उसके सामने एक ओल्ड मैन आता है और अगले दिन वो कहता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो बुड्ढे, तुम मुझसे पतले हो, स्लो हो, फिर भी कैसे हरा दिया मेरे को। तो वो बुड्ढा कहता है कि तुम बहुत ग्रीडी हो, तुमने हर चीज़ चाहने की कोशिश करी है क्योंकि तुम यंग हो, स्ट्रांग हो, तेज़ हो, लेकिन तुमने अपना फोकस घुमा दिया है। हर चीज़ को समेटो और गौर से देखो कि तुमने क्या पीछे छोड़ दिया है।
तुम्हें किसी भी चीज़ की चौड़ाई पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी गहराई पे जाओ। तामिया कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। अब वॉइस ओवर में तामिया कहते हैं कि उस टाइम मुझे वो बातें समझ नहीं आई थी, बट अब समझ में आ रही है। यंग तामिया दिखाया जाता है वो दूसरों को मार रहा है, और वॉइस ओवर कहता है कि उसने पूरी दुनिया ट्रैवल कर ली, लेकिन अब वो समझ पा रहा है कि तुम जितना ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही मुश्किल होगा उसके अंदर देखना। प्रेजेंट में तामिया ने अपनी आँख फोड़ ली और एक आँख से खून बाहर निकल रहा है, दूसरी आँख उसने निकाल दी, क्योंकि अगर आँखें खुली हैं तो वो देख नहीं पा रहा है, लेकिन आँखें बंद है तो वो टाओ को सेंस कर पा रहा है। अब टाओ यानी जो पिंक टेंसी वो अटैक करती है और टामिया उसे आसानी से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और फिर टामिया आगे बढ़कर उसको आधा आधा काट देता है। टामिया कहता है कि देखा मैं और स्ट्रांग हो गया हूँ। टाओफा कहता है कि तू मुझे ऐसे नहीं मार सकता, और टामिया कहता है कोई बात नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी तुझे काटता रहूँगा। पूची सब दूर से देख रहे हो, कहते हैं कि ये बंदा स्ट्रांग तो लग रहा है, लेकिन इसने अपनी बुद्धि खो दी है, ऐसे तो हम हार जाएंगे। टामिया टाओ को देख तो पा रहा है, लेकिन उसका हिंडरिंग इफेक्ट नहीं है, वो अटैक में कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। टाओफा का एट्रीब्यूट वुड है और फूची का मेटल एट्रीब्यूट ही उसे मार सकता है, लेकिन फूची अपना टाओ इतना इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पा रहा है, और अगर फूची ने थोड़ा और इंतजार किया तो टामिया ब्लड लॉस से ही मर जाएगा। फूची को गाबीमारू की बात याद आती है कि रेस्टोरेशन फ्लो को सपोर्ट करता है और हिंडरिंग उसे रोकता है। फूची आगे बढ़कर टाओफा को पकड़ लेता है। फूची कहता है कि हिंडरिंग टेंसे को इसलिए मार सकती है क्योंकि उनके टेंडन जो उनका कोर पार्ट है उसे रीजनरेट नहीं कर सकते। तामिया कहते हैं कि जब तक मैं उसे टच करके रखूंगा उसे दोबारा रीजनरेट होने में मुश्किल होगी। तामिया उसको पकड़ लेता है और फूची लड़की को पकड़कर तामिया की तरफ घुमाता है और उसे काटने को कहता है। तामिया बिना आंखों के प्रिसाइसली उसके टेंडन को काट नहीं सकता, लेकिन उसे अपने मास्टर की बातें याद आती है कि जो भी तुमने सीखा है सबको साथ लाओ और देखो कि तुमसे क्या छूट गया है। और फिर टामिया उस टाओफा को काट डालता है। टाओफा जूफा का नाम लेकर चिल्लाती है और कट जाती है। जूफा जो कि येलो टेंसी उसे सेंस कर पाता है। एजा सोचता है कि बिना हिंडरिंग के ये लोग इसे नहीं हरा पाएंगे और उनके पास टाइम नहीं बचा। वो मानता है कि उसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। टोमा उसे रोकता है। वो कहता है कि भाई तुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों मिलकर इसे हराएंगे। एजा कहता है कि ठीक है। जूफा कहता है कि तुम लोग पागल हो जो तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो। एजा कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जो सामने आएगा मैं दूंगा। ताओफा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, वो पेड़ बन गई है, उसके हाथ जूफा तक पहुंच रहे हैं। ताओफा कहता है कि हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। जूफा कहता है कि सॉरी। वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। फ्लैशबैक में यंग जूफा और टाओफा को दिखाया जाता है और रैन बोलता है कि तुम लोग हमारी फैमिली और तुम दोनों एक ही हो, लेकिन तुम स्पेशल भी हो। सारे के सारे टेंसी जो यहाँ पर आया वो रैन के बाद ही है, इसलिए ये यंग है। उनका पूरा गांव कोई उन्हें हार्म नहीं करता। इसके बाद जूफा टाओफा को कभी हर्ट होते नहीं देखना चाहता। फ्लैशबैक में सेत्सुना जूफा को सिखाती है कि सिर्फ अपने पेन को जान सकते हो, दूसरों को पेन इमेजिन करना पड़ता है, और तुम इमेजिन इसलिए करते हो क्योंकि तुम उनकी परवाह करते हो। इमेजिनेशन ही एंग्जाइटी और काइंडनेस का सोर्स है। जूफा और टाओफा स्टडी करने चले जाते हैं और रैन की लैब में रिसर्च बॉडीज पड़ी होती है जिन्हें प्रोटोटाइप टेंसी बोल रहे हैं। रैन कहता है कि अब हमें अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। वो जूफा को बड़ा कर देता है और कहता है कि जूफा और टाओफा बुजुत्सु की स्टडी करेंगे। यही रीज़न था इन दोनों का साथ बड़ा करने का। जूफा और टाओफा जो बुत्सु करते हैं सालों तक, कुछ सालों बाद सेत्सुना कैसल से गायब हो जाते हैं और किसी को पता नहीं और किसी को परवाह भी नहीं है। उनकी ट्रेनिंग और इंटेंस हो जाती है। जूफा ने प्रॉमिस किया था कि वो टाओफा को स्माइल हमेशा बना के रखेगी। अब 1000 साल बीत गए और होको का पूरा विलेज खत्म हो गया, लेकिन ट्रेनिंग चलती रही। जूफा कहते हैं कि हम कितनी देर और कितना ट्रेनिंग करेंगे, अगर सारे होको चले गए तो हम आउट ऑफ क्रॉप हो जाएंगे। रैन और ग्रैंड मास्टर क्या सोच रहे हैं? बाकी कहता है कि उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा, वो टाओ का सोर्स बाहर से भी ले आएंगे, मतलब ह्यूमंस। जूफा को डाउट है कि परफेक्ट इमॉर्टलिटी पॉसिबल भी है या नहीं, जब तक उनके पास टाइम नहीं। वो सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वो सब बेकार था। टाओफा सफ़र कर रही है और अगर वो इमॉर्टल नहीं बने तो उसकी सफरिंग का कोई पॉइंट नहीं। जूफा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या हम हमेशा ट्रेनिंग में रहना चाहते हैं। टाओफा एक बोर्ड बनाती है और कहती है कि ये एक चारा है बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हम इसी सोलिसी गेट से भेजेंगे और वहाँ कोई अटैक नहीं करेगा और करेंट्स खुद इन्हें मेन लैंड ले आ जाएंगे। और यही चीज़ देखकर ह्यूमंस इन्वेस्टिगेट करने आएंगे और हम अपना टैन बना लेंगे उनको। प्रेजेंट में जूफा और टाओफा एपिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है दोनों का। उनकी 4 बॉडीज एक साथ जुड़ गई है। विंग्स हैं, ये उनका किशिकाई ट्रांसफॉर्मेशन है। फूची और टामिया टेक नहीं पा रहे, ज़मीन पर गिर रहे हैं। एजा अपनी तलवार फेंक कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उड़कर बाहर चला जाता है क्योंकि विंग से वो फ्लाई कर सकते हैं। अब फूची कहते हैं कि वाइट पोस्ट टच करना डेंजरस है, ये बॉडी को टेक ओवर कर सकते हैं। टामिया और फूची बचने लगते हैं। एजा कहते हैं कि अब मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मैं जानता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे मत रोकना। वो भी जंप लेता ट्रांसफॉर्म होने वाला है, इस बार खुद को कंट्रोल करने की कोशिश में। एजा अपनी फ्लेम से अटैक करता है और डैमेज दे पा रहा है क्योंकि उसका मेटल टाओ टाओफा के वुड टाओ को हिंडर कर रहा है। लेकिन अचानक एजा पर अटैक होता है, उसे उठाकर फेंका जा रहा है। एजा समझ जाता है कि इन मॉन्स्टर फॉर्म में 2 टेंडन है, 2 कोर है। टामिया और एजा की फिर से भिड़ंत हो जाती है और टोमा नीचे आ जाता है। पूची कहते हैं कि हम अकेले तो इस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाएंगे। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन हम साथ में काम करना है तो ये करना ही पड़ेगा। टामिया और एजा फिर से लड़ने लगते और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। टोमा आके उन्हें शांत कर देता है। अचानक उन पर अटैक होता है और वो दोनों उसे रोक लेते हैं। पूची कहते हैं कि अगर हमें इसे मारना है तो ये साथ करना पड़ेगा और हमें साथ लड़ना पड़ेगा। टामिया और एजा तैयार हो जाते हैं और ये चारों मिलकर उस मॉन्स्टर से भिड़ने को तैयार है।
अब मेन लैंड से आए बाकी एस्मोन और एग्जीक्यूशनर्स दिखाए जाते हैं। शुगन कहते हैं कि हम हॉर्स वेसल यूज़ करेंगे। दोषी ने इंटेरोगेशन में बताया था कि 2 लड़की समुराई आती है और कुछ चीज़ें लेकर शुगन के सामने रखती है। शुगन समझ जाता है कि टामी और गेंजी मर गए हैं। एक लड़की रोने लगती है क्योंकि गेंजी उसका भाई था। शुगन कहता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जल्दी होराई पहुँच अपनों की हेल्प करनी है, वरना क्रिमिनल्स उन्हें मार देंगे। वो हॉर्स वेसल बजा देते हैं और वो मॉन्स्टर जो बोटोनुआ फ्लावर वाले दोषी को कंट्रोल करता था वो आता है और वो उस मॉन्स्टर पे चढ़कर आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है फूचा, टोमा, टामी और एजा से। सामने उनके होते हैं जूफा और टाउफा का कंबाइंड मॉन्स्टर जो उन पर अटैक कर रहा है। एजा हाफ टेंसी के फॉर्म में लड़ रहा है और उसके ऊपर गोलियां बरस रही और बहुत खतरनाक और जहरीली गोलियां थी वो। बल्कि एजा खुद कह रहा था कि मैं ये सारी गोलियां अपने ऊपर नहीं ले सकता, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। ये दोनों कंबाइन होकर बहुत पावरफुल हो चुके हैं। फूची और टामी अपने टाव यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और टोमा के टाव हिंडर नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा टाव टाउफा को हिंडर कर सकता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जो इन मॉन्स्टर्स को एक्चुअली मार सकता है। अब फ्लैशबैक में हमें रैन दिखता है। वो बता रहा है कि वाटर टाओ और ऑब्जेक्ट्स में कंटेन वाटर जैसे चेस्टनट, सोयाबीन, किडनीज, ब्लैडर्स, उन्हें फर्मेंट करके टाओ इन्फ्यूज स्पिरिट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। रैन टोमा का नाम परफ्यूम टालिस्मान पर लिख रहा है जो टाओ रिच कैटलिस्ट है। वो पक्का इसके साथ रेजोनेट करेंगे। प्रेजेंट में ईजा डर रहा है अपने भाई के लिए कि वो मर वर ना जाए, इसलिए वो सब अकेला ही करना चाहता है। और ईजा कहता भी है कि मैंने हमेशा अपने भाई को बचाया ही है, तो मैं आज भी बचाऊंगा। अब एजा पर फिर से अटैक होता है और टोमा आगे आकर उसको रोक लेता है। टोमा फूची का हाथ पकड़ते और कहता है कि ये काम करना होगा। फूची कहता है कि ठीक है। दोनों मिलकर टेंसी को काटते और टेंसी चिल्लाने लगता है। फूची कहते हैं कि मैंने अपना मेटल थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया और अर्थ को मिलाकर टोमा के टाव को मिलाकर अब दोनों का टाव टाउफा के टाव को हिंडर कर पा रहा है। टोमा कहता है कि अच्छा 2 एलिमेंट्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं मिलकर, इसका मतलब है। अब टामिया बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर पे कूद पड़ता है उसको जान से मारने के लिए और वो कहता है इस जाहिल को तो मैं ही मारूंगा। ईजा अपने भाई को नोटिस करता है कि जब वो बैंडिट्स के साथ रहता था तब इतना आर्ग्यू नहीं करता था, उसने हमेशा मुझे कॉपी किया है। टेंसी फिर से ट्रांसफॉर्म होते हैं और अंदर की चीज़ बाहर, बाहर की चीज़ अंदर। ईजा कहता है कि ये लोग स्विच कर रहे हैं अटैकिंग से डिफेंसिव की तरफ। मतलब उस मॉन्स्टर ने जो भी डैमेज लिया था वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो कहते हैं कि हमें दोनों टेंडेंस के दोनों कोर्स को एक साथ खत्म करना होगा। ईजा कहते हैं कि हम 2 में स्प्लिट होंगे, मैं जूफा को मारूंगा, फूजी और टोमा टाउफा को मारेंगे। जो मेटल तुमने पहले यूज़ किया था वो काम कर सकता है। टोमा और ईजा का ब्रदरली इंटरेक्शन होता है और ईजा कहता है कि इस बार अपना दिमाग यूज़ करो, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। ईजा कहते हैं कि जो भी करना एकदम ध्यान से करना और कहते हैं कि टाउफा और जूफा सालों से एक साथ है तो अब उनके मरने का एक साथ ही टाइम फिक्स हुआ है। टेंसी उनके ऊपर अटैक करते और वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उनकी 4 आंखें सबको कोऑर्डिनेट कर पा रही है। किसी को भी कोर पर अटैक करने का कोई मौका नहीं दे रहे वो लोग और ना ही उनको चांस मिल पा रहा है। टामिया कहते हैं कि रुको मैं थोड़ी ओपनिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। फूची कहते हैं कि हम तुम पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो जल्दी करो। टामिया कुछ अटैक्स अपने ऊपर लेता है और आगे बढ़ता है। फूची सरप्राइज है कि बंदा कितना ज़्यादा टफ है, इसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, ब्लीडिंग हो रही है, लिमिट पर है, फिर भी अपने ऊपर अटैक्स लेने की सोच रहा है। फूची पर पीछे से अटैक होने वाला है तो टोमा आकर उसे बचा लेता है। ईजा चिल्लाता है कि टोमा अपना ध्यान रखो। टोमा कहता है कि टाओ ही तो ज़रूरी है प्लान के वर्क करने के लिए, अगर फूची मर गया तो उसका टाओ हिंडर नहीं करेगा और प्लान फेल हो जाएगा। सब आगे बढ़ते हैं और सब बहुत ज़्यादा जख्मी हो रखे हैं, सबको चोट आई भी होती है, लेकिन अगर ये चांस यूज़ नहीं किया तो जीत ही नहीं सकते ये लोग। टामिया बूस्ट हो जाते हैं और एक सिंगल स्ट्राइक में पानी की लहर उठा देते हैं और टेंसी आधा आधा हो जाता है। ईजा उसे कहता है कि जल्दी यहाँ पर अटैक करो और उनको ओपनिंग मिल चुकी है, रीजनरेट करने से पहले यही हमारा आखिरी चांस है। टोमा टाओ को सेंस करे और डायरेक्शन बताता है और फूची को आगे फेंकता है। ईजा अपना हिंडर टाओ से बढ़ता है और दोनों जूफा और टाउफा को ज्वाइन होने से पहले फूची और टामिया उनके कोर्स को काट देते हैं। टाउफा पानी में डूब रही है और वो चिल्लाता है कि जूफा। फूची उसे गले लगा लेता है और कहता है कि बस अपनी। जूफा खड़ा है और टाउफा मर चुका है। ईजा अटैक करने की कोशिश करता है। टामिया कहता है कि वो अभी भी नहीं मरा है। ईजा कहता है कि मैं जूफा को हिंडर नहीं कर सकता, इन्हें मरने के लिए रीजनरेशन रोकनी पड़ेगी। ईजा अपना सीक्रेट वेपन यूज़ करने की सोचता है, वो जो काबिमारू के लिए यूज़ करने वाला था। ईजा कहता है कि ये टाओ इन्फ्यूज स्पिरिट्स है जो टेंसी यूज़ कर रहे हैं। मैंने पहले ही वाटर टाओ चुरा लिया और किडनी में स्टोर कर रखा है। वो वाटर टाओ जूफा पर फेंकते हैं और जूफा धीरे धीरे मर रहा है। ईजा कहते हैं कि देखा मेरा और मेरे भाई से लड़ने का नतीजा क्या होता है। इसके बाद जो टामिया होते हैं वो जूफा को प्रॉपर्ली मार देता है और ईजा कहता है कि इसको अभी मत मारो। टामिया कहता है कि मैंने कहा था ना मैं मॉन्स्टर्स को मारूंगा। जूफा मरते वक्त कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया टाओ बाप। सब आराम कर रहे हैं और फूची सोच रहा है कि बाकियों का क्या हाल होगा। थोड़ी देर पहले सागिरी और सेत्सुना के सामने गुइफा है। गुइफा कहता है कि मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सेत्सुना कहती है कि ये रेंटन पैलेस है लेकिन रैन यहाँ नहीं है, ये गुइफा है। गुइफा कहते हैं कि रैन अभी यहाँ से कुछ काम करने के लिए और मेरे को इस पैलेस की सुरक्षा करने के लिए छोड़ दिया है। सागिरी उसी कहते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें हटा दोगे तो हमारी मूवमेंट रीड कैसे करोगे। वो तलवार निकालने की कोशिश करती है पर गुइफा उसे अपने पावर से रोक लेती है और क्रश कर देती है।
वीवा बोलती है कि मुझे रैन से ऑर्डर है कि अगर किसी ने भी फाइट करने की कोई भी कोशिश करी या चालाकी करी तो मेरे को सीधा ऑर्डर है उसे मार देने का। अब सागिरी कहती है कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, हम तुम्हारे आइलैंड पर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है, हम अजीब होंगे लेकिन हम पर ब्लेम आता है, लेकिन मुझे पता चला है कि तुमने इस आइलैंड पर आने वाले ह्यूमंस को मारा है और ये तुम ही लोगों जहाँ पे ह्यूमंस को इन्वाइट करा था तुमने ताकि वो हम यहाँ पर आए और फिर तुम हमें मार सको। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि हम फाइट रोक सके। अगर तुम मानो तो हम इस आइलैंड पर बिना कुछ बोले बिना कुछ करे छोड़कर चले जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी अब एलेक्सर नहीं, बस जिंदा वापस जाना है। गुइफा प्रेशर हटा लेते और कहते कि ठीक है, मुझे इस जगह को प्रोटेक्ट करना है, तुमसे कोई मतलब देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे वापस जाने का कुछ फ़ायदा होगा। गुइफा कहती कि रैन यहाँ था ही नहीं, ये सब तो बस एक इल्यूजन था। रैन सोलिसी गेट के पास है, मेन बेस के नीचे खड़ा हुआ है। इल्यूजन देखते हैं कि सोशी शिप तैयार कर रहा है मेन आइलैंड जाने के लिए ताकि सारे ह्यूमंस को टैन में बदल सके। गुइफा कहते हैं कि ये तभी कंप्लीट होगी जब सारी बटरफ्लाइज उड़ने लगेंगी। हमने ऐसी बटरफ्लाइज पैक कर रखी है जो मेन आइलैंड पे उड़ेगी और जिसे वो काटेंगे वो फ्लावर बन जाएंगे। सागिरी ये सब सोच के फील कर रही होती है कि उसके लोग फ्लावर्स बन रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं और पूरा मेन आइलैंड में हज़ारों बटरफ्लाइज है वो सबको मार रहे हैं। गुइफा कहते हैं कि जब सारे ह्यूमंस फ्लावर बन जाएंगे वो सब मिलकर बैंको बनेंगे, एक बीच जिसमें ऑलमोस्ट गॉड की पावर्स होंगी और रैन उसे रिफाइन करके परफेक्ट टैन बनाएगा। सागिरी बोलती है कि तुम लोग ये सब करना क्यों चाहते हो, क्या मिलेगा ये सब करके। गुइफा कहता है कि ह्यूमन सिर्फ एलेक्सर के लिए इंग्रेडिएंट्स है और कुछ भी नहीं है। सेत्सुना बोलती है कि ऐसा नहीं है, ग्रैंड मास्टर ने ये रिसर्च एम्परर्स के लिए, लोगों के लिए की थी और हमें पता है कि ह्यूमंस की लाइफ को यूज़ करना बहुत ज़्यादा गलत है। वीवा सेत्सुना को समझाता है कि अब सिचुएशंस काफ़ी बदल चुकी है क्योंकि कुछ साल पहले कुछ आउटसाइडर्स आइलैंड पर आए थे और तब हमें पता चला कि ह्यूमंस कितने बेहतरीन होते हैं। उनकी टाउ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो होका से बेटर इंग्रेडिएंट्स है टैन के लिए। उन्हीं ह्यूमंस की वजह से रैन की ब्यूटी वापस आई है। मूडान को मज़ा आ रहा था। जूफा और टाउफा को रियलाइज़ हुआ कि उनकी ट्रेनिंग जल्दी ख़त्म होगी। ह्यूमंस डाउट से फुल होते हैं, उनका दिमाग डाउट से भरा हुआ होता है, इसलिए उनकी टाव भी भरी होती है और यही उनका फैंटास्टिक फीचर है। एक तुम्हें ह्यूमंस के लिए जीना और मरना है, हम टेंसी ना लव जानते हैं ना डेथ और हमने एलेक्सर परफेक्ट करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे की बात ज़िंदगी में कभी भी समझ पाएंगे। गुइफा कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा जाना पॉइंटलेस है। अब अचानक से एक बॉटल हिलती है। गुइफा कहते हैं कि लो, हमारी बात करते करते कोई मर गया या कोई हार गया। हमें शियोन दिखता है जो कि बहुत बुरी हालत में और उसका तालिबान ऑलमोस्ट मिट्टी में मिलते जा रहा है। शियोन कहते हैं कि कितनों को हमने काट दिया। नुरुका कहती है कि 215 बार, इसको हमने 215 बार काट दिया है। शियोन ने मूडान को 215 बार मारा लेकिन वो रीजनरेट होती ही जा रही है। शियोन थक चुका है। फ्लैशबैक में टामिया ने कहा था कि किसी को 1000 बार मारने कोई मैजिक ट्रिक से कम नहीं होता। प्रेजेंट में वो मूडान को काटते जा रहा है और मूडान रीजनरेट होती ही जा रही है और शियोन अब एग्जॉस्ट होते जा रहा है। नुरुगा आगे बढ़ती है और शियोन उसे रोक लेता है कि तुम मेरे पीछे रहो, तुम इससे नहीं लड़ सकती। शियोन कहता है कि हमें वेट करना होगा, सब्र से काम दिखाना होगा, हमें इन्हें हराना ही होगा। मूडान को कहता है कि तू तो पागल है, क्या गलत हो रहा है तेरे साथ। मूडान ने शियोन के स्टूडेंट्स को मारा था, इसलिए शियोन बहुत ज़्यादा गुस्सा और इसलिए वो बैकआउट नहीं करना चाहता। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे टामिया शियोन से कहता है कि आप मुझे कंटिन्यू करो, स्वॉर्ड चलाना सिखाओ। शियोन कहता है कि ठीक है। फिर तामिया और शियोन आइलैंड पर दिखाए जाते हैं। तामिया कहता है कि अगर ये आदमी हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। फ्लैशबैक में मूडान ने तीनों पर हमला किया था, नुरुगाई, शियोन और तामिया। तामिया ने खुद को सैक्रिफाइस किया शियोन और नुरुगाई को बचाने के लिए और मर गया। शियोन को नुरुगाई को लेकर भागना पड़ा था। प्रेजेंट में शियोन और नुरुगाई के सामने मूडान है। पिछले एपिसोड में शियोन ने मूडान को मल्टीपल टाइम स्लैश करके ख़त्म कर दिया था लेकिन वो रीजनरेट करे जा रहा था। नुरुगाई कहती है कि शियोन ने इतने सारे स्ट्राइक्स किए, इसकी रीजनरेशन स्लो हो गई है। मूडान कहता है कि ये बंदा भी एग्जॉस्ट हो गया है, मैं थोड़ा रिकवर कर लेता हूँ, लेकिन शियोन ट्रिक समझ जाता है और स्लैशेस की बारिश कर देता है। फिर आगे बढ़कर कोर पर अटैक करने की कोशिश करता है। मूडान बच जाता है लेकिन शियोन एक टूटी हुई स्वॉर्ड की नोक उठाकर फेंक देता है जो मूडान के नेवल एरिया कोर पर लगती है। मूडान कहता है तू खुद मरने की हालत पे है, किसके लिए, जो मर चुका है उसके लिए। शियोन कहता है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं अभी दुखी नहीं हुआ हूँ, इतनी सैडनेस फील नहीं किया और मैं गुस्सा भी नहीं हूँ क्योंकि अभी तक तू जिंदा है, लेकिन एक बार जब मैं तुझे मार दूंगा मेरा दुख, मेरे आंसू वो वेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि मुझे तेरे पे कितना गुस्सा आना पड़ेगा ताकि तू मरे। अब उस मूडान को भी डर लगने लगता है। वो छोटी मोटी ट्रिक्स यूज़ करता है लेकिन शियोन काम कर रहा है। शियोन जानता है कि टाओ जितनी जल्दी रिकवर नहीं होता है। उसके बाद लेकिन मूडान रिकवर हो ही जाती है फाइनली और शियोन को सरप्राइज़ कर देती है। मूडान कहता है कि मैं हमेशा से दो थी, मेल और फीमेल। टेंसी ऐसे होते हैं, हम आपस में अपनी एनर्जी सर्कुलेट करते हैं और ट्रेन करते हैं। वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करती है और नए फॉर्म के साथ कहती है कि और कितने हज़ारों अटैक्स तू मुझ पर कर सकता है। शियोन कहता है कि तू इससे जो भी कह ले, मैं ऐसा ही हूँ, मेरी माँ ने ऐसे मुझे स्कार्स दिए थे। फ्लैशबैक में शियोन की माँ भंजारे जो हर जगह घूमकर अपना एक्ट दिखाते वो शियोन को लाचार बनाती थी ताकि लोग ज़्यादा पैसे फेंके। शियोन बचपन में अपनी माँ के साथ यही करता था क्योंकि उन्हें सर्वाइव करना था। वो टाओ की वेव्स की फॉर्म में यूज़ करना सीख
सीख रहा था। कोई भी अंधे बच्चे को पीटना आता था, लेकिन शियोन तेज था, वेव्स को महसूस कर सकता था। एक हाई रैंक समुराई शियोन के बारे में सुनता है और उसे अपनी गिल्ड में शामिल करने को कहता है। यामाडा क्लैन में जाने का मौका उसको मिल ही जाता है। वहाँ लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि एक ब्लाइंड आदमी इतनी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप कैसे रखता है। लोगों ने पूछा कि इसकी आंखें गई कैसे थी। शियोन की जो मदर थी वो हमेशा झूठ बोलती थी कि बचपन में इसके फादर फाइटर थे इसलिए आंखें चली गई वगैरह वगैरह, पर शियोन भी यही झूठ बोलता था क्योंकि माँ का नाम उसको अपना ख़राब नहीं करना था। शियोन यामाडा क्लैन के स्टूडेंट्स को सिखाने लगा और अपना पास्ट छुपाकर वो अंदर से शर्मिंदा था क्योंकि उसने भी सुना था कि पास्ट मैटर नहीं करता, प्रेजेंट मैटर करता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। शियोन को तामेओ की मौत याद आती है कि वो फिर से मू डैन पर हैवी अटैक करने पड़ता है। शियोन कहता है कि मैं कैसे भी करके मू डैन को मारूंगा, चाहे अपने हाथों से, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मू डैन अटैक्स कर रही है, रिकवर भी कर रही है, अपनी फॉर्म भी यूज़ कर पा रही है। वो जानती है कि शियोन ऐसे नहीं जीत पाएगा। शियोन कहता है कि तेरा अपीयरेंस, तेरी एबिलिटीज़ ये कुछ नहीं है, तू अपनी छोटी सी पावर दिखाना चाहती है। जल्दी ही तेरे अंदर उतना ही टाओ बचेगा जितनी नॉर्मल ह्यूमन में होती है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। हम दोनों किलिंग स्ट्राइक्स तो नहीं मार सकते, लेकिन मौत की कगार तक ज़रूर ले जा सकते हैं। तो क्या तू मौत को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है? शियोन नुरुगाई को पीछे रहने को कहता है और नुरुगाई सरप्राइज्ड है कि और बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही है सब देखकर। फ्लैशबैक में यूरुज़ु कहते हैं कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हज़ारों बार काटो क्योंकि स्वॉर्ड से बार बार काटना ईजी नहीं है। सागिरी कहते हैं कि टेंजी के टेंडन कोर पार्ट उनका नेवल है, उन्हें काटते रहना उन्हें एग्जॉस्ट कर सकता है क्योंकि वो बार बार रीजनरेट करते, अपनी पावर कहीं से तो लेंगे ही। उनका नेवल पार्ट को निकाल कर काटना ज़्यादा अच्छा होगा। काबिमारू कहते हैं कि क्या हम उन्हें काटते रह सकते हैं? प्रेजेंट में शियोन मू डैन को काटे जा रहा है। सेत्सुना कहती है कि रीजनरेट करते ही वो लोग मरने के बाद, कट होने के बाद उनकी वेन्स ग्रो करती है, इसलिए स्वॉर्ड बाहर निकालो नहीं तो हम खुद भी मर जाओगे। लेकिन वेन्स का खतरा है, वेन्स से तुम भी मर सकते हो। शियोन ये सब फील कर पा रहा है और मू डैन वीक हो चुका है, उसको ही पता है। नुरुगाई अब रोने लगती है और शियोन को रोकने के लिए कहती है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो आप पक्का मर जाएंगे। शियोन कहता है कि तुम पीछे रहो, अगर मैं लड़ता रहा तो मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, तुम यहाँ से जाओ, दूसरों को ढूंढो। नुरुगाई कहती है कि नहीं, ये गलत है, आप स्मार्ट है, आप चीज़ें सोच लेते हैं, आप सही चॉइस करना जानते हैं, लेकिन अभी आप जो कर रहे हो ये आप नहीं हो। शियोन को टामायो की आवाज़ याद आती है कि जब वो मू डैन को बचाने के लिए वापस जा रहा था तो तामिया बच नहीं सकता था, इसलिए वो चाहता था कि शियोन और नुरुगाई भाग जाए ताकि वो सरवाइव कर सके। शियोन ने वो किया, नुरुगाई को लेकर भाग गया, वो राइट चॉइस थी। लेकिन शियोन अगर वो मूर्ख भी होता तब भी मुझे वहाँ जाना चाहिए था, तमायो के पास। अपने फाइनल मोमेंट्स में वो पेन में होगा, रिग्रेट में होगा, और मैंने क्या किया, मैं वहाँ से भाग गया। मैंने खुद को माफ़ नहीं किया, इन आंखों से आंसू भी नहीं निकले, तो कम से कम मुझे ये हैंडल करने दो और तुम यहाँ से जाओ। नुरुगाई अब डर जाती है और भागने लगती है। वो सोचती है कि वैसा ही है जैसे पहला था, जब मेरे सामने मेरे लोग मर गए और मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाई। नुरुगाई अब गिर जाती है और शियोन को नहीं पता कि कोई ज़िंदा रहेगा या मरेगा, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं अकेली बची थी, बाकी सब मेरी वजह से मर गए। नुरुगाई को तमायो की बात याद आती है कि जब वो भाग रहे थे, बोट पर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, तब तमायो ने पूछा था कि क्या तुम मरना चाहती हो। प्रेजेंट में नुरुगाई फील करती है कि तमायो उसके सामने है, वो उसे महसूस कर पा रही है। तमायो उसकी तलवार पकड़ता है और उसे उठा कर देता है, सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती हो तुम। नुरुगाई तलवार लेती है और वापस मुड़ जाती है। यहाँ पे शियोन बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा था, पर वो भी वेन से लिपटा हुआ था, लेकिन उसने तलवार कोर से बाहर नहीं निकाली। स्लोली मरने का प्लान उसका इफेक्टिव था। नुरुगाई आके शियोन को दूर फेंक देती है और वेन्स हटाकर उसके गले लग जाती है। शियोन कहता है कि तू क्या कर रही है, मैंने तेरे को भागने के लिए बोला था। नुरुगाई कहती है कि मैंने आपको पकड़ रखा था ताकि आपका टाओ सही से रिकवर हो सके। शियोन कहते हैं कि अभी फ़िलहाल वो टाइम नहीं है, लड़कियों को संभाल के किसी को पकड़ना चाहिए और तुम सिर्फ रिकवर करने का रीज़न से ऐसा नहीं कर सकती। नुरुगाई थोड़ा खुश होती है और कहती है कि अच्छा हो, कम से कम आप अपने जैसा तो बात कर रहे हो। देखो मू डैन मरा नहीं है, धीरे धीरे रीजनरेट हो रहा है, कम से कम एक दिन लगेगा उसे रिकवर होने में। शियोन कहता है तो हम उसे अभी मार डालते हैं। नुरुगाई कहती है कि नहीं, हमें यहाँ से जाना चाहिए, वापस तो वेन्स आ जाएंगी और आप मारे जाएंगे, हमें दूसरों की तरफ जाना चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए। शियोन कहता है कि नहीं, जब तक ये जिंदा है तमायो का बदला पूरा नहीं होगा, उसकी सफरिंग पूरी नहीं होगी। नुरुगाई कहती है कि आप गलत है, तमायो ने सफ़र नहीं किया और ना ही वो रिग्रेट से मरा था। जब आप मुझे लेकर भाग रहे थे मैंने तमायो को देखा, वो स्माइल कर रहा था, वो मैं भागता देख रहा था और स्माइल कर रहा था, खुश था। आपने सफ़र किया क्योंकि आपको पता नहीं था, क्योंकि आप मुझे लेकर भाग रहे थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन उस टाइम तमायो की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी, आपको उसका बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। अब शियोन रोने लगता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं है, वो रो नहीं सकता, पर पता नहीं रो रहा है वो। नुरुगाई कहती है कि आपने तमायो के बारे में तब से बात नहीं की क्योंकि आपको सिर्फ रिवेंज लेना था, इसलिए मुझे बताइए तमायो के बारे में ताकि मैं और जान सकूँ। हम इसी के बारे में बात करेंगे जब हम यहाँ से ज़िंदा निकल जाएंगे। अब शियोन शांत हो जाता है और कहता है कि हाँ तुम सही हो, चलो इसे ख़त्म करते हैं और मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, दूसरों को ज्वाइन करते हैं। और वो कहता है थैंक यू नुरुगाई, तुमने एक बार मेरे को फिर से ज़िंदगी दे दी। नुरुगाई तेज़ी से रोने लगती है और शियोन को पकड़ लेती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें अपना टीचर या सेंसी कहना चाहिए, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। सीन गुइफा के पास
जाता है, पीछे रखा पॉट क्रैक कर जाता है। सागिरी समझ जाते कि उन्होंने मू डैन को ऑलमोस्ट निपटा दिया है। नुरुगाई और शियोन का तलिस्मान थोड़ा जला हुआ है, पूरी तरीके से नहीं। सागिरी कहती कि हम बात कर सकते हैं दोबारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दोनों साइड से जिन लोगों की हम केयर करते हैं वो मारे जाए, वो हमसे दूर जाए। दूसरी तरफ एक और पॉट हिल रहा है और गाबेमारू का तलिस्मान जल रहा है। अब हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ गाबेमारू और युजुरू की बातचीत सुनाई देती है। गाबेमारू कहता है कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए हिंडरिंग मैचअप देखकर। युजुरू कहते हैं कि हम दोनों शिनोबी है, लेकिन दोनों में कुछ सेम नहीं है। मेरे लिए मेरी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है और मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। गाबेमारू कहता है कि सही कह रही हो, मुझे भी जिंदा वापस जाना है, अपनी वाइफ को देखना है, मैं भी अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालूंगा। अब प्रेजेंट में गाबेमारू काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है और ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर रैन से लड़ रहा है। उसके एक अटैक अच्छा होता है लेकिन वो दूर फेंक दिया जाता है और जख्मी भी हो जाता है। उसके बाद पास्ट का एक और फ्लैशबैक होता है जहां गाबेमारू दूसरे शिनोबी के साथ टास्क पर गया है। उसके साथियों ने नोटिस किया कि वो अब लोगों को मारना कम कर रहा है या इग्नोर कर रहा है। उसका साथी कहता है कि शादी के बाद आदमी सच में इतना बदल जाता है क्या, और गाबेमारू सोच में पड़ जाता है। सीन उसके घर पर आता है, उसकी वाइफ उसका वेलकम करती है। गाबेमारू सोच रहा है कि क्या मेरा दिल बदल गया, क्या मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। वो अपनी वाइफ का फेस देख नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी वाइफ खुद बात करने की कोशिश करती है। गाबेमारू चीफ के पास जाता है और चीफ उसे नया मिशन दे रहे हैं किसी को मारने का। गाबेमारू कहता है कि यही मेरा ट्रू फेस है, हॉलो वाला फेस। सीन वापस उसे घर आता है। गाबेमारू किसी को मार कर आया है, उसके मुंह पर खून लगा है। वो अपनी वाइफ को दूर रहने के लिए कहता है कि तुम डर जाओगी, लेकिन उसकी वाइफ उसके पास आती है और कहती है कि तुम भूत नहीं हो, कोई दानव नहीं हो, तुम्हारा फेस जो भी हो तुम मेरे पति हो। उसके बाद गाबेमारू फिर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और अपनी वाइफ को कैसे फेस कर रहा है। प्रेजेंट में गाबेमारू की हालत बहुत ख़राब होती है और युरुज़ु सोचती है कि गाबेमारू किसी के लिए नहीं मरेगा, लेकिन गाबेमारू अपने हाथ में फ्लावर क्रश कर देता है और खड़ा हो जाता है। मैं हर चीज़ रिस्क पे डाल सकता हूँ लेकिन अपने बिलीव को नहीं। उसकी बॉडी हील होने लगती है और गाबेमारू एजा की तरह सस्पिशियस लग रहा है। उस पर भी टैन का असर हो गया है। ट्रांसफॉर्म मॉन्स्टर अटैक करता है और गाबेमारू की हड्डी टूटती है, लेकिन वापस वो रीजनरेट हो जाती है। वो पहले से ज़्यादा फास्ट हो चुका है और उसके स्कार्स भी दिख रहे हैं जैसे एजा पे थे। सीन सेत्सुना के पास आता है। सागिरी कहती है कि प्लान भी है क्या। सेत्सुना कहती है कि जब ह्यूमन और फ्लावर मर्ज होता है, ह्यूमन फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर फ्लावर का टाउ ज़्यादा पावरफुल हो तो यही सब होता है। लेकिन अगर बाय चांस टाओ बैलेंस्ड हो तो ह्यूमन को उस फ्लावर की सारी पावर्स मिल जाती है। गाबेमारू ने फ्लावर क्रश किया, उसने टाओ बैलेंस कर लिया, वो फ्लावर की पावर्स यूज़ कर सकता है जैसे एजा ने किए थे। फ्लैशबैक में केव में ये प्लान बन चुका था कि गाबेमारू ने कहा था कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन को रोक पाया, बैलेंस कर पाया तो वो रीजनरेट कर सकता है। गाबेमारू को मू डैन का टेंटिकल्स के पास फ्लावर्स मिला था जिसे उसने यूज़ किया। सेत्सुना ने मना किया था कि ये बहुत डेंजरस है, छोटी सी अमाउंट भी इंसान को फ्लावर में कन्वर्ट कर सकती है। गाबेमारू ने कहा था कि चोबे ने तो कर लिया तो मैं भी कर ही सकता हूँ। सेत्सुना उसको समझाती है कि वो मरने की हालत में था इसलिए उसने कर पाया। उसके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्रॉन्ग था, डिज़ायर टू लिव थी अपने भाई के लिए। गाबेमारू कहता है कि चोबे इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास कोई था जिसके लिए वो जिंदा रहना चाहता था और वो फ्लावर अपने पास रख लेता है। प्रेजेंट में सागिरी प्लान बी के बारे में समझ जाती है कि गाबेमारू के पास रीजनरेशन आ चुकी है, वो अच्छे से फाइट कर पा रहा है, फास्ट भी हो चुका है, लेकिन दोनों ने अपने कोर को डैमेज होने से बचाना होगा वरना दोनों मर जाएंगे। गाबेमारू को पता चल चुका है कि इतना काफ़ी है, वो ट्रांसफॉर्म रैन को मार सकता है इससे पहले कि उसकी बॉडी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए। गाबेमारू फुल फायर जुत्सु यूज़ कर रहा है, रैन भी फुल अटैक कर रहा है और खुद को बचा रहा है। युरुज़ु कहती है कि तू अभी भी लड़ रहा है, मरने के बाद भी तू इंसान नहीं रहा। गाबेमारू कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ वहाँ सिर्फ मूर्ख ही पहुँच सकते हैं, लॉजिक या कॉमन सेंस मुझे वहाँ नहीं ले जाएगी। युरुज़ु कहती है कि तुम्हें लगता है मेरा दिमाग अलग है क्योंकि मैं उनसे फाइट नहीं करती जो मुझे हरा सकते हैं, लेकिन मैं उससे ज़रूर नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे कपड़े फाड़ रखे हैं। दोनों साथ में ट्रांसफॉर्म रैन से लड़ने को तैयार हो जाता है। गाबेमारू कहता है कि मेरी फायर टाओ रैन के वाटर टाओ के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा अर्थ टाओ इससे कुछ पॉसिबल हो सकता है। युरुज़ु कहती है कि अगर टाओ में इतना बड़ा डिफरेंस है तो मेरा हिंडरिंग टाओ इफेक्ट भी नहीं होगा। गाबेमारू कहता है कि तभी तो हमें करना पड़ेगा, ये गैम्बल है, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं क्योंकि ये मेरी वाइफ के लिए। युरुज़ु कहती है कि अच्छा सुन लिया, मुझे खुशी है कि तेरी इंसानियत जाने के बाद भी तू नहीं बदला। गाबेमारू मल्टीपल निम्फो यूज़ करता है, रैन को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। युरुज़ु भी अटैक करती है और गाबेमारू को थोड़ी ओपनिंग मिलती है। रैन कहता है कि तुम कुछ भी कर लो रिजल्ट सेम रहेगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। गाबेमारू कहती है कि अच्छा तेरे पास और भी चीज़ें जो तुझे मार सकती है। रैन कहते हैं कि चलो वो भी देख लेता हूँ, ये सब मेरी ट्रेनिंग है, मैं इससे स्ट्रेस नहीं हो रहा। युरुज़ु कहती है कि तुझे भड़कने की क्या ज़रूरत थी। गाबेमारू कहता है कि यही तरीका है जिससे हम जीत सकते हैं। युरुज़ु अपने लिक्विड का रूप बनाकर गाबेमारू को स्विंग कराती है। गाबेमारू अपना निन्पो यूज़ करता है और आग लगाता है और आग चारों तरफ फैल जाती है और मॉन्स्टर पर हैवी अटैक होता है। युरुज़ु पत्थर फेंक कर अटैक करी और गाबेमारू को सेत्सुना की बात याद आती है कि टाओ ब्रीदिंग के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू कंज्यूम होता है। टेंसी ट्रांसफॉर्म होते हैं और बहुत सारे टाओ कंज्यूम होते हैं। अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाए तो उनके पास टाओ भी नहीं बचेगा, वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
गाबीमारू और यूरुज़ू भी काफ़ी थक चुके हैं और रैन कहता है कि तुम लोग अब थक गए हो। गाबीमारू कहता है कि हाँ हम थक चुके हैं, पर अचानक ट्रांसफॉर्म रैन फट रहा है, टूट रहा है। गाबीमारू कहता है कि एक्सटर्नल लेयर टेंसी की ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करती है, अगर एक्सेसिव अमाउंट में लाइट फ्लिकर हो उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। यूरुज़ू कहती है कि ये टेक्निक बहुत पुरानी है, शिनोबी इंटरोगेशन के दौरान यूज़ करते थे। गाबीमारू बस टाइम बचा रहा था। फ्लैशबैक में शियोन ने कहा था कि अगर ये लोग 1 घंटा ट्रांसफॉर्मेशन को चला रहे तो उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और वैसे ही हुआ। रैन का ट्रांसफॉर्मेशन टूट रहा है, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हटा तो उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। गाबीमारू को अब ओपनिंग दिखती है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रैन भी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन बचने की कोशिश अभी भी कर रहा था। वो गाबीमारू को पकड़ लेते और सर्कुलेशन के थ्रू अपना टावर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे नुरुगाई गले लगाकर करती है। गाबीमारू कहते हैं कि जल्दी यूरुज़ू के टेंडन पर अटैक करो, अपना हिंड्रेंस यूज़ करते हुए, इससे पहले कि ये रिकवर हो जाए। लेकिन यूरुज़ू की हालत अब पहले से भी काफ़ी बुरी है, वो मुश्किल से खड़े ही हो पा रही है। रैन कहता है कि वो उस हालत में नहीं कि कुछ कर पाए, अगर उसने अपना टावर फोकस किया तो वो मर भी सकती है और वो अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लेगी। यूरुज़ू कहते हैं कि हाँ तू सही कह रहा है, मुझे खुद से पहले कोई नहीं दिखता, मुझे मरने का कोई शौक नहीं, लेकिन वो स्ट्रेस से ही मर जाएगी अगर रैन जिंदा रहा, इसलिए वो करने जा रही है जो कभी ना करती। यूरुज़ू फोकस करती है और अपने वेपन पर, अपनी टाव की ताकत पर, और गाबीमारू उसे थोड़ा लिफ्ट देता है और यूरुज़ू फाइनल ब्लो देती है, रैन का टेंडेंट डिस्ट्रॉय कर देती है। अब रैन अपने भाई को याद करते हुए फाइनली मर जाता है। गाबीमारू कहता है कि यूजुरू तुम ठीक हो, और यूजुरू हाँ बोलती है। गाबीमारू कहता है कि मैं दोबारा रीजनरेट कर लूँगा। यूजुरू कहते हैं कि अगर तू बहुत बार रीजनरेट करने लगा तो तू होको की तरह बन जाएगा, रीजनरेशन की भी एक लिमिट होती है। गाबीमारू बोलता है कि ये तो मुझे करना ही था, अगर मुझे वापस जाना है। वो खुद को हील कर चुका है। यूजुरू कहते हैं कि मुझे अब आराम करने दे। गाबीमारू कहते हैं कि नहीं, टाइम नहीं है, हमें सागिरी और सेत्सुना के पास पहुँचना है। यूजुरू कहती है तू मेरे बिना चला जा, मैं बाद में मिलती हूँ। गाबीमारू कहते हैं कि तुम खुद बोल रही हो ये सब। यूजुरू कहती है कि अच्छा तुम मुझे फिक्र कर रहे हो, तेरी वाइफ को पता चल गया ना तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। गाबीमारू कहता है कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है। यूरुज़ू कहती है कि मैं ठीक रहूँगी। गाबीमारू बोलता है यूरुज़ू मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सॉरी मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़। यूरुज़ू के घाव बहुत गहरे हैं, वो सोच रही है क्या मैं बच भी पाऊँगी, क्या मेरे पास वापस जाने का कोई रीज़न है। मैं यंग थी, मैं मरना नहीं चाहती थी, बस इतना ही था मेरे पास। वो अपनी छोटी बहन को याद करती है और उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब सीन सागिरी और सेत्सुना के पास आता है और एक पॉट टूट जाता है, मतलब रैन मर चुका है। गुइफा कहता है कि मैं रैन को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। सागिरी कहती है कि तुम सच में हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हो। गुइफा कहता है कि हाँ मुझे मैटर नहीं करता, वैसे भी तुमको कहाँ लड़ना था मेरे से। सागिरी कहती है क्या तुम अपने फ्रेंड्स का बदला नहीं लेना। गुइफा कहता है कि नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। टेंसी सच बोलते हैं, उनमें कोई बॉन्ड नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। ऐसे तो सेत्सुना ने भी किया है जब उसने होको को छोड़ दिया। गुइफा कहते हैं तुम वापस क्यों आई सेत्सुना। सेत्सुना कहते हैं कि फाइनली मैं लाइफ को समझ गई, मुझे कुछ सीखने को मिला। और अचानक कुछ अर्थक्वेक और साउंड सुनाई देती है और मॉन्स्टर्स दिखते हैं और एंट्री होती है शुगन की। तो अब हम देखते हैं कि गाबीमारू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो नोटिस करते हैं कि अगर टेंसी को पता चल गया कि हमने इन्फिल्ट्रेट किया है तो दोषी क्यों नहीं दिख रहे, कोई गार्ड क्यों नहीं दिख रहा है, क्या ये एक ट्रैप है। फ्लैशबैक में केव की बातचीत दिखती है। गाबीमारू कहता है कि इनका फाइनल डेस्टिनेशन वाटर गेट है, वहाँ से ये लोग बोट लेकर निकल जाएंगे। वो सेटल्ड के बहुत पीछे है, इसका मतलब मेन पैलेस के नीचे है। एलेक्सर टीम और एस्केप टीम अपना काम करने के बाद वहाँ मिलेंगे। टामिया कहते हैं कि क्या हम सबके आने का वेट करेंगे। यूरुज़ू कहते हैं कि नहीं, जैसे ही एलेक्सर आ जाएगा हम निकल जाएंगे, जो ढीला हुआ वो पीछे छूट जाएगा। फूची कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, जिस बोट की हम बात कर रहे हैं उसे ऑपरेट करने के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए, अगर 5 लोग नहीं आए तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होगा। प्रेजेंट में गाबीमारू भागते भागते गिर सा जाता है। उसे यूरुज़ू की बात याद आती है कि जितना ज़्यादा तू फ्लावर वाली टैन यूज़ करेगा उतना ही तू ट्री में बदलता जाएगा, होको में बदलता जाएगा। अगर ये बॉडी में ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो तू पेड़ बनकर मर सकता है। गाबीमारू अपनी वाइफ को याद करता है कि अगर वो मुझे ऐसे हालत में देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अब अचानक ज़मीन हिलने लगती है और रंबलिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि तामिया, फूची और टोमा अपने कपड़े बदल रहे होते हैं। फूची ने तामिया के आई पैच लगा दिए क्योंकि तामिया ने खुद अपनी आँख फोड़ दी थी। तामिया कहता है कि हाथ गया, आग गई, अब क्या खोऊंगा अपना, क्या ही खोदूँ अब मैं। पूची बोलता है कि तुम थक चुके हो, तुम्हारे कपड़े गीले और सुखाने में उनको टाइम लगेगा। चोबे कहता है कि तुम लोगों के पास इतना टाइम है, टेंजी का लीडर कुछ प्लॉटिंग कर रहा है, मुझे पता है। मेन पैलेस के अंदर एक मॉन्स्टर है जिसे ये लोग पैंगो कहते हैं, उसी प्लान का यूज़ करने वाले हैं लोग ताकि मेन लैंड के सारे लोग एलेक्सर में बदल जाए। अब हमें फ्लैशबैक में चोबे और रैन की कॉन्वर्सेशन दिखती है। चोबे कहते हैं कि अगर रिचुअल में सारे टेंसी मर गए तो क्या होगा। रैन कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो सारे मर जाए, और तब भी मैटर नहीं करता कुछ। प्रेजेंट में तामिया भड़क जाता है और तोमा कहता है कि भाई आप टेंसी के साथ कर क्या रहे थे इतनी देर। चोबे कहता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, बेड चेम्बर आर्ट बोजुत्सु, बार बार करता ही जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था, और फिर से देखा जा रहा था, परखा जा रहा था। अब तोमा शॉक हो जाता है कि उसका भाई पागल हो गया। फूजी कहता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अभी भी नहीं बदलेगा, हम वाटर गेट की तरफ ही जाएंगे और बोट को सिक्योर करेंगे। अगर बोट पर कंट्रोल कर लिया तो हम रैन का प्लान रोक सकते हैं।
फूची चोबे से पूछ ही रहा था कि क्या वो उनके साथ चलेगा, तभी रमलिंग फिर से होती है और ज़मीन हिलने लगती है। सीन शियोन और नोरुगाए पर आता है। शियोन बहुत जख्मी और नोरुगाए उसे लेकर जा रही है। शियोन कहता है कि मेरा प्लान था कि मैं मेन पैलेस में बाकी टीम से एकजुट हो जाऊंगा, लेकिन वो बिना एलेक्जर के नहीं हो पाएगा। नोरुगाए को एक पहाड़ का नाम लेके बोलते हैं कि वो उसको वहीं रखेगा, वहाँ उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, और वो कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक मेरी जान रहेगी। अचानक फिर से रमलिंग होती है और कुछ बड़ा है लेकिन दूर है। कुछ मास्क अपीयर होते हैं जो क्रिमिनल्स है, उन्हें ऑन स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। गावेमारू को शिनोबी घेर लेते हैं और गावेमारू फाइट बैक करता है। 4 शिनोबी को एक झटके में मार देता है। शुगन कहते हैं कि जो भी यामाडा क्लैन का नहीं है उसे पकड़ो और ख़त्म करो। जीका आराम से बैठा है, कहता है कि मैं पीछे से हमला करूंगा, थोड़ा रुक कर। एक लड़की शिनोबी जीका से कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे थे, तुम भी कुछ छुपा रहे हो। फ्लैशबैक में वो लड़की इबागाकुरा के चीफ के सामने बैठी है। चीफ कहता है कि गावेमारू का नाम सिंबल बनेगा इबागाकुरा का। तुम्हें गद्दार को मारना है, शीजा को और अगला गावेमारू को। तुम्हें बनना है नया गावेमारू, जो फियर का सिंबल था, उसे वापस लाना है। प्रेजेंट में वो लड़की पूछती है कि हम शुगन की बात माने, यामाडा क्लैन के किसी मेंबर को नहीं मारेंगे जब तक वो गद्दार ना हो। यामाडा क्लैन के लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे और बाकी सबको नहीं छोड़ेंगे। फ्लैशबैक में छोटी गावेमारू और एक छोटी लड़की, वो तब से गावेमारू के प्यार में है। प्रेजेंट में रैन बोट के पास लोडिंग कर रहा है फ्लावर्स और इंसेक्ट स्वॉर्ड्स, जो मेनलैंड जाकर लोगों को फ्लावर में बदल देंगी। हुईफा कहता है कि रिचुअल फेल हो चुका है, ह्यूमंस आ रहे हैं और कुछ बहुत फास्ट है, कुछ बहुत स्किल्ड है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड। रैन कहता है कि जो ले जा सकते हैं वो ले जाओ, बाकी सब यहाँ छोड़ दो। सारे दोषी को बोल दो कि तैयार हो जाए अटैक करने के लिए, रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट तैयार करो। ये जो हो रहा है ये पूरी एक ऑल आउट वॉर है। शिनोबी शियोन और नोरुगाए को घेर लेते हैं और दोषी शिनोबी को घेर लेते हैं। रैन कहता है कि ये बैटल नहीं है कि हम जीते या हारे, बस थोड़ा टाइम ढूंढना है। शिनोबी और दोषी आपस में फाइट कर रहे हैं। फूची, तोमा, चोबे, तामिया सब फाइट कर रहे हैं। शियोन एक स्वॉर्ड ले लेते हैं और शिनोबी को काट डालता है, और इसके बाद नोरुगाए और शियोन वाटर गेट की तरफ जाता है। तामिया, फूची, तोमा, चोबे का ग्रुप भाग रहा है। तामिया कहता है कि ये वॉर फाइटिंग के बराबर नहीं है, वॉर स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा को टेस्ट करती है। जीना और बचना लक बन जाता है। वॉर में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचता, सिर्फ गंदगी है। शुगन दोषी को काट रहा है, अपने डेड फ्रेंड्स को याद करके रो रहा है। शुगन कहता है कि हमें सिर्फ इनका सर नहीं काटना है, इनका नेवल पार्ट कोर को भी अटैक करना है। ये वॉर नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है उनके खिलाफ जिन्होंने हमारे खिलाफ अपने हाथ उठाए हैं। उनके भागने के सारे तरीके बंद कर दो और सबको मार डालना है। अब रैन के पीछे शिनोबी आ चुके हैं, उसे भी पता भी नहीं चला। रैन कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और कौन हो तुम। शिनोबी कहता है कि तू क्या कर रहे है, तेरा क्या प्लान है। रैन दोषी को ऑर्डर देता है कि इन्हें मार दो। शिनोबी आगे बढ़ता है और कहता है कि तुझे निंजुत्सु देखना है। एक झटके में सारे दोषी राख हो जाते हैं। शिनोबी बोलता है कि तुम सब लोग बस एक शिप छोड़ दो और बाकी सब जला दो, तबाह कर दो, बाकी में से कुछ भी नहीं रहेगा। सागिरी और सेत्सुना को दोषी ने घेर रखा है। शिनोबी भी आए, लेकिन शिनोबी सागिरी पर अटैक नहीं कर रहे क्योंकि शुगन ने ऑर्डर किया कि यामाडा क्लैन के लोगों को नहीं मारना है। दोषी सेत्सुना पर अटैक नहीं कर रहे थे। 2 दोषी घोड़े पर अटैक करने आते हैं, कोई उन्हें खत्म कर देता है। वो यूरुजू है। भाई साहब, ये अभी भी जिंदा है लड़की। सागिरी और सेत्सुना खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। यूरुजू कहती है कि मैं अपने आप को रिकवर करने का वेट कर रही थी। यूरुजू शिनोबी को मारती है और सागिरी, तुम्हें इंश्योर करना होगा कि ये शिनोबी मर जाए, ऐसा कहती है। तुम भूलियो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। शिनोबी और दोषी चारों तरफ फैल गए हैं, वाटर गेट की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें एग्जिट मिल चुका है। सागिरी कहती है कि मैं शुगन को मना लूंगी। यूरुजू बोलती है कि हम क्रिमिनल से, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। वो सागिरी को किस करती है और कहती है कि यही तो पसंद है मुझे तेरे बारे में। फूजी कहती है कि हम स्प्लिट हो जाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। सागिरी बोलती है एलेक्जर भी वाटर गेट पर मिल सकता है, सब कुछ एक ही जगह है, थोड़ा आसान हो जाएगा। सागिरी बोलती है सेत्सुना, तुम हमारे साथ चलोगी या रैन से मिलना चाहती हो। तभी इसुजू आ जाते हैं और कहते हैं कि सागिरी तुम अभी भी जिंदा हो। इसुजू सिचुएशन समझते हैं और शिनोबी यहाँ मर गए, तुम दोनों साथ हो, कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ पूछता है। सागिरी समझती है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है कि हमें क्रिमिनल्स और यामाडा क्लैन के साथ काम करना पड़ रहा है। इसुजू किताब निकालते हैं और यूरुजू उसकी लिस्ट में आई। तो सागिरी को समझाता है कि ये एक विलेन है और तुम इसके साथ नहीं रह सकती, इसने तुम्हें बहका दिया है। अब शियोन और नोरुगाए के सामने कियोमारा खड़ा है। नोरुगाए भी क्रिमिनल है। तोमा और चोबे के सामने जीका है, चोबे भी क्रिमिनल है। इसुजू सागिरी से कहता है कि यूरुजू का साथ छोड़ दो और मेरे साथ आओ। फूची और तामिया मेन पैलेस की तरफ जा रहे हैं। तामिया के सामने शुगन आ जाता है और शुगन उसके सारे क्राइम्स गिनाता है। गावेमारू भाग रहा है और दोषी और शिनोबी की वॉर चल रही है। जो टेंसी मर गए उनका पार्ट पैंगो ट्री के पास आ रहा है। गावेमारू के सामने एक बड़ा फ्लावर ट्रांसफॉर्म हो चुका है और गावेमारू कहता है कि कुछ भी फेस करना पड़े, मैं वापस अपनी बीवी के पास ज़रूर जाऊंगा। और इसी के साथ हेल पैराडाइज सीजन 2 खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑन अनदर वीडियो।